हेलो गाइस, मैं आपके लिए एक और नई इंटरव्यू को लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम लिटिल फेरी याओ है। तो एपिसोड को शुरुआत में हमें हवेली पैलेस को दिखाया जाता है और फिर वहाँ पे हमें हीवन को भी दिखाया जाता है जिसको कि हिडन पैलेस के लीडर के तौर पर जानते हैं। फिर वहाँ पे एक मिस्टीरियस सी आवाज़ बोलती है, हजारों साल से सिवन की ट्राइब्स दोनों बिल्कुल ही शांति से रह रही है, लेकिन हमें बहुत सारे लेटर्स मिलने लगे जिसमें कि फाइट के चैलेंज के बारे में लिखा हुआ था। वो सब फाइट के चैलेंज तुम्हारे तरफ से आए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम किस वजह से ये सब कर रही हो। फिर वहाँ पे हिवन बोलना शुरू करती है कि तुम नॉर्मल पीपल को तो बिल्कुल भी नहीं समझते, और तुमने उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार भी किया है और बुरा कर भी रखा है। इतना कहकर वो अपने पास से 3 टेलीपोर्टेशन ड्रोन को बाहर निकाल लिया था और वो उसका यूज करते हुए वो अपने 3 बंदों को वहाँ पे बुला लेती है। वो तीनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रहे थे और फिर वो जैसे ही वो वहाँ पे लैंडिंग करते हैं वैसे ही वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेवनली आर्मी भी उनके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो चारों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं जिस वजह से वो काफ़ी आसानी से उन सबको मार रहे होते हैं। यहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यूजाओ है। वो बोलने लग जाती है, इवन अपने आप को समझती क्या है कि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है कि जैसे उसे हम हमारे ऊपर अटैक कर रही है। वहाँ पे एक डेमन ने यूजन पर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसमें एक बंदा बाहर निकलता है और वो अपनी एक ही फिंगर का यूज करते हुए उस डेमन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो सभी देखने लग जाते हैं कि ये आखिरकार किसने किया। फिर उन सबको पता चलता है ये तो कोई और नहीं, वॉर ऑफ गॉड है। उसका नाम नानजी था। सब वॉर ऑफ गॉड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि अब तो ये मर के ही रहेगी। चीज़ को देख के इवन भी वॉर ऑफ गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए 2 बंदों को भेज देती है और वो काफ़ी तेज़ी से वॉर ऑफ गॉड की तरफ जा रहे होते हैं। उस लड़की ने वॉर ऑफ गॉड के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वॉर ऑफ गॉड का कुछ भी नहीं बिगाड़ता है और आखिरकार वो उनको एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेता है और साथ ही साथ उसने अपने पास से 100 लुकिंग टावर को निकाल लिया था, जिसका यूज करते हुए वो उन दोनों को ट्रैप कर लेता है। उनको जान से मार दिया था और उसके बाद उसने नानजी के ऊपर अटैक कर दिया था जिस वजह से उसका मार्क्स भी टूट गया था। से ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो नानजी पे बहुत ही गुस्से से अटैक कर देती है, लेकिन नानजी भी उसके अटैक को काफ़ी इजीली ब्लॉक कर रहा होता है और उसके चेहरे को देख कर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। हनुमान, तुम इस जगह पे क्या कर रही हो और आखिरकार तुमने इस सैडो क्लोन को जोन क्यों कर लिया। दूसरी तरफ हिरन उसकी बात को इग्नोर कर रही होती है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। उस अटैक से नानजी बच रहा होता है। दूसरी तरफ यूजर भी उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो लॉर्ड ऑफ गॉड सिलेर है। नानजी को ये तो पता ही नहीं होता है कि जिससे वो फाइट कर रहा है वो उसी की बहन है। दूसरी तरफ हिरन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और बोलती है आज तो मेरे हाथ से कोई भी जिंदा बच के नहीं रहेगा। उसने कहकर उसने सबसे अपना पावरफुल अटैक नानजी पे कर दिया था। फिर उसको बचाने के लिए यूजर उसके सामने आ जाती है और वो अटैक उसको लग जाता है जिस वजह से उसका मार्क्स भी हट गया था। उसका चेहरा देख के तो हीवन की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। पहले पहले से एक वॉइस बोलता है कि हीवन, तुमने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर चुकी है, इसीलिए वो उस पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन तभी हीवन अपनी बहन को अपनी तरफ खींच लेती है। दोनों को बचाने के लिए नानजी अपना फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस सारे अटैक को काफी आसानी से रोक देता है और बोलता है पर आपको कोई गलती होगी, आपको हीवन की एक बार बात सुन लेनी चाहिए। इस बात को सुन के एम्परर बोलते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम अपने बहन से गद्दारी कर रहे हो, इसका नतीजा तो तुम जानते ही होगे। दूसरी तरफ हियोन अपनी बहन से बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम तो इस गॉड क्लैन के अंदर होगी। दूसरी तरफ इस बात से एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो दोनों बहनों के ऊपर अटैक कर देता है और फिर नानजी बोलता है कि वन वन तुम अपने आप को संभाल लेना। इन यूजर की हालत तो काफी ज्यादा खराब होती है जिस वजह से हीवान अपना पावर का यूज करते हुए उसके सोल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसमें कि कुछ टाइम लगने वाला था। अप्रैल ने उनको पर अटैक कर दिया था, लेकिन हिवन भी उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका वेपन ही टूट जाता है। तीनों प्रोसेस पूरी तरीके से पूरा हो गया था जिस वजह से हिवन के पास उसकी बहन की सोल आ जाती है। इस वजह से हिवन की पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है और वो नीचे गिरने लग जाती है, लेकिन नानजियान उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता है। लेकिन हिवन की आंख बंद हो चुकी है और नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ह्यूमन को हील कर रहा होता है और वो एकदम ठीक हो जाती है और फिर हमें उस पर्सन का नाम बताया जाता है जिसका नाम जीवन था, 4 गार्डियन में से एक था। जैसे ही ह्यूमन ठीक हो जाती है वो बोलता है मास्टर आप तो बड़ी जल्दी ही ठीक हो गए। बोलता है कि मैंने अपनी पावर का यूज करते हुए आपकी सोल को यहाँ पे लेकर आया हूँ। इस बात को सुन के ये जो को कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है।
बोलते हैं कि ये बात तो नहीं है कि मैं हीवन की बॉडी में आ चुकी हूँ। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये बात इसको पता चल गई तो ये आखिर क्या करेगा मेरे साथ। वो बोलती है कि तुम मुझे अपना मास्टर बोल रहे हो तो तुम्हारी नेक्रोमेंसी में क्या कोई गड़बड़ी थी? उसकी ऐसी बात को सुन के जियोन बोलता है कि ये सब तो सारी डिसेबल की गलती है। मुझे पहले ही सोल कॉलिंग फ्लैग के बारे में बताया था, लेकिन डिसेबल्स उस ट्रेजर्स को लाने में नाकाम हो गए, जिस वजह से ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हो पाई। इस वजह से आपकी सोल पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई है, तो इसीलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बस मुझे आप एक और मौका दे दीजिए। उसकी बात सुन के बोलते हैं ये जो कि तुम मेरे बारे में तो ज़रूर से जानते होगे। जल्दी से बताओ तुम मेरे बारे में क्या-क्या जानते हो? फिर जीवन बोलता है मास्टर आपके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। उसके बाद जीवन बोलता है कि इन सब की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी। मेरे एंसेस्टर्स ही मर गए थे, जिस वजह से यहाँ पे सभी लोग सोचने लग गए कि यहाँ पे अगला वर्ल्ड का लीडर कौन बनेगा। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी दिनों तक और काफ़ी सालों तक फाइट होती रही। इस बात को सुन के यूजुअन बोलते हैं कि इतनी लंबी कहानी मेरे पास सुनने का टाइम नहीं है, इस वजह से तुम शॉर्ट में सुनाओ ये सब। आप इस हिडन वर्ल्ड के अब नई मास्टर है, जिस वजह से आपका बस एक ही मकसद है कि उन सभी गॉड्स को जान से मार डालना। इस वजह से आप हेवनली पहले से लड़ने के लिए चले गए थे, लेकिन उस फाइट में आप काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई, जिस वजह से मुझे इस फुल जेड का इस्तेमाल करना पड़ा। इस वजह से आपकी सोल यहाँ पे आ पाई है। फिर उसकी बात सुन के तो उसको भी समझ में आने लग जाता है कि फुल जेड के वजह से ही मेरी सोल इस हीवन के अंदर आ पाई। तभी वहाँ पे जियोन उसके पास में आ जाता है और फिर उसकी बॉडी की कंडीशन को देख के बोलता है कि मास्टर आपकी सोल पावर बस 10% ही रिकवर हुई है। जल्दी से जल्दी आपको सोल को रिकवर करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूजा को एक नदी में देखते हैं, जिसमें कि बैठ के वो अपनी सोल को रिकवर कर रही होती है। वो वहाँ पे बैठ के सोचने लग जाती है कि वो हिडन लॉर्ड की शक्ल में से इतनी ज़्यादा मैसिव करती थी और आखिरकार वो मुझे अपनी बहन क्यों बोल रही थी। इनम कुछ भी हो, लेकिन मैं तो इस हिडन क्लैन की मास्टर बन चुकी हूँ। मैं इनको छोड़ के भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर इनको पता चल गया कि मैं वो नहीं हूँ तो ये मुझे मार डालेंगे। अभी वहाँ पे हमें बहुत सारे बीस्ट को भी दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जीवन अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी मास्टर इतनी ज़्यादा अजीब क्यों हो चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझसे नफ़रत करने लग गई है। यूज़र के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है, जिस वज़ह से वहाँ पे बहुत सारे बिट्स नानजी को भी ये सारी खबर हो चुकी थी, जिस वज़ह से हुईवान के लिए निकल जाता है और बीस्ट भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जीवन भी उन सबसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उनको बारी-बारी मारने लग जाता है, लेकिन जीवन से बच के 2 मॉन्स्टर हीवन के पास आ जाते हैं और वो यीचुआ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर पाते हैं, लेकिन जीवन भी उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन यूजुआ की बॉडी से एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वेव निकलती है, जिससे कि वो दोनों मॉन्स्टर मर जाते हैं। फिर वो बोलता है मास्टर आपकी सोल बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो रही है और फिर वो उसकी बॉडी को भी देख लेता है, जिस वजह से उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। जी, आपको ऐसे देखने की कोई भी इंटेंशन नहीं था, जिस वजह से मास्टर आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वापस से वो पलट के यूज़र को देखने की कोशिश करता है, लेकिन यूज़र उसको एक स्पिरिट बॉल से मारती है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। वहाँ पे नानजी भी आने लग जाता है, जिस वजह से यूज़िया उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागने लग जाती है। उसके पास यही एक मौका था गॉड ऑफ नानजी से मिलने का। जिन उसकी तरफ 2 स्टोन को फेंक देता है और फिर उसके पास बड़ी तेज़ी से आ जाता है और बोलता है कि ये एक टेलीपोर्टेशन स्टोन है। काफ़ी तेज़ी से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जीवन बोलता है कि मास्टर आपकी सोल बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गई है, लेकिन आपकी पावर अभी रिकवर नहीं हुई है, जिस वजह से आप फाइट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा और जो भी टाइम बचा है उसका यूज़ करते हुए हम अपने तीनों गार्ड को ढूँढ लेते हैं। और अगर वो तीनों हमें मिल गए तो उन तीनों का यूज़ करते हुए हम आपकी पावर को रिकवर करने का कोई ना कोई तरीका तो ढूँढ ही लेंगे। इस बात को सुन के ये जो अपने मन में सोच रही होती है कि अगर मैंने हेवनली पैलेस के तरफ कोई हमला करने की कोशिश की तो वो हमें जिंदा तो छोड़ेंगे नहीं। तो अगर मैं इनके बारे में उन सभी को बता दूं, लेकिन वो मुझे पहचाने ही नहीं और वो मुझे ही मार दे तो, और वो ये सब अपने मन में सोच रही होती है। लेकिन जिन तो अपने दोस्त को ढूंढ रहा होता है, जिसका नाम यानन है, और वो बोलता है कि आखिरकार वो यहाँ से चली कहाँ गई। तो मुझे उसको खुद ही बुलाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने वहाँ पे एक बैल था उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिट निकलने लग जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से उन दोनों को अपने चारों तरफ घेर लेती है। उसके बाद यूजुआ बोलती है कि तो मिनी के बारे में बात कर रहे थे क्या? फिर जियून बोलता है नहीं मास्टर। तो मिनी के बारे में बात कर रहे थे क्या? फिर जियून बोलता है नहीं मास्टर, मैं तो लानियान की बात कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है।
और जो उसको देखता है वो उसको प्यार में ही पड़ जाता है। ये तो बस उनके छोटे से पेट्स है। फिर जो जीवन उनको बड़े आसानी से हारा देता है और जब वो हार जाते हैं तो वो एक क्यूट से पेट में बदल जाते हैं। फिर जीवन उनके पास में चला जाता है और जीवन की शक्ल देख के वो चारों छह एनिमल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, जिस वजह से वो वहां से तुरंत ही भाग जाते हैं। सभी एनिमल को देख के ये जीवन सोच रही होती है कि काश मुझे भी एक ऐसा मौका मिला होता है जीवन से पीछे छुड़ाने के लिए। फिर जीवन अपने मास्टर से बोलता है, आपको मास्टर यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ ना। फिर तभी वहाँ पे एक कुंफू पांडा आ जाता है। जीवन उसके मास्टर पर अटैक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़े आसानी से उसका अटैक डॉज कर लिया था। उस पांडा को देखिए चूहे बोल रही होती है, अच्छा ये है आन्यान। उसकी बात सुन के तो वो कुंफू पांडा भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसके बाद जीवन बोलता है, मास्टर आप ये क्या बोल रही हो, ये तो उसका पेट है। की बात सुन के वो पांडा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जीन पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन जीन उसके सारे अटैक को बड़े आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है और उससे मज़े ले रहा होता है। ये हवा का पता है नीचे आने लग जाता है, जिसमें यूजुअल भी ऊपर देखती है। फिर उसे पता चलता है कि ऊपर से एक लड़की नीचे उतर रही होती है, जिसका नाम, फिर वो नीचे आने लग जाती है और वो गुस्से में बोलती है, किसकी हिम्मत हो गई जिसने मेरे बॉयफ्रेंड पर अटैक कर दिया। लालियान यूजुअल को जिंदा देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके पास में आ जाती है। ये कर हमारी बॉस वापस से आ गई, लेकिन इनका स्टाइल तो काफी ज्यादा चेंज लग रहा है। और फिर इतना कहते ही वो अपनी पावर का यूज करने लग जाती है। और फिर जब वो अपनी पावर का पूरा यूज कर लेती है तब उसे पता चलता है कि सोल सी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे तीन बॉडी होती है, सोल बॉडी। फिर बस जीवन से बोलती है, आखिरकार तुमने कौन सी गलती कर दी कि मास्टर की बॉडी में तीन तीन सोल है। जीवन बोलता है कि मेरी मास्टर वापस तो आ गई, लेकिन उनकी मेमोरी वापस नहीं आ पाई। मेमोरी लॉस होने से इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी पावर तो होनी ही चाहिए। इस बात को सुन के जीवन बोलता है कि अफसोस, ये तो मेन दिक्कत है, उनकी मेमोरी लॉस के साथ साथ उनकी पावर भी कम हो चुकी है। ये ऐसी बात सुन के लानियन तो वहां से तुरंत ही गायब हो जाती है और फिर वो अपने डीमन पार्टनर को भी अपने पास में बुला लेती है। ये चीज को देख के जीवन उसके पास में चला जाता है और बोलता है कि तुम आखिरकार यहाँ से कहाँ जा रही हो, यहाँ पे क्या करूंगी, इतनी कमजोर मास्टर जो कि मुझसे भी कमजोर है, इनका क्या करूंगी। इस बात को सुन के जीवन बोलता है कि हमारे मास्टर की पूरी पावर रिगन होने के लिए 300 साल का समय चाहिए। इसके बाद ये सबसे ज्यादा पावरफुल इस रेलम की पर्सन बन जाएंगी। लेकिन लानियन उसकी बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है और वो अपने मास्टर को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ से जाने लग जाती है। इस चीज़ को देख के जून बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पास से एक डैगर को भी बाहर निकाल लेता है, जो उससे बोलता है, सच में तुम्हें मेरी मास्टर की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुन के लानियन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो भी अपना वेपन लेके उसको अटैक कर देती है और बोलती है, "इतनी कमजोर मास्टर मेरे फादर को क्या ढूंढेंगी।" ये ऐसी बात सुन के तो जो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। जीवन बोलता है, एक बार बस हमारे मास्टर की पावर वापस से रिगेन हो जाए, उसके बाद तो तुम्हारे फादर का पता वो आराम से लगा लेगी हमारी मास्टर। फिर साइनिन बोलती है कि ऐसी बेकार बात तुम मुझसे करोगे नहीं, तो मुझे ये पता है कि हमारे मास्टर की पावर लाने के लिए ज़्यादा हमें परेशानी होगी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। फिर बस ये जो उसके पास में आ जाती है और उससे पूछते है कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मैं अपनी पावर को वापस से रिगेन कर पाऊँ। वो बोलती है कि हमें नानजी का सोल लुकिंग टावर को चुराना होगा। ट्रेजर तुम्हारी पावर को वापस से रिगेन करने में मदद कर सकता है, लेकिन हम वो ट्रेजर नहीं चुरा पाए, तो उसके लिए हमें मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिर मार्च में साइन ले की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसमें तुम डुबकी लगा लोगे तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा रिगेन हो सकती है। उसकी ऐसी बात सुन के तो यूजर काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलते हैं कि सच में ऐसा हो सकता है। उसकी ऐसी बात सुन के वो तीनों बोलते हैं, हाँ सच में। उसके बाद लानियन बोलती है जीवन से कि अगर तुम अपनी मास्टर के साथ फाइट करते रहो तो अपनी मास्टर के पावर तुम जल्दी से जल्दी बढ़ा सकते हो। उसके बाद जीवन अपना लीड डाउन कर देता है और बोलता है कि मास्टर मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। उसके ऐसी नौटंकी को देख के लानियन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद उसको एक आइडिया आता है और फिर वो एक अपनी पावर को यूज करते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है। इसकी मदद से उसने एक बीस्ट को भी वहाँ पे समन कर लिया था। फिर वो उसको बीस्ट को अपने मास्टर के पास लेके आके बोलती है कि अगर आप ये खा लोगे तो आपकी पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी और आप काफी आसानी से फाइट भी कर पाओगी। मैं इस बेबी के कारण ही इतने सारे कमाल के मॉन्स्टर को पकड़ पाती हूँ और इसमें से काफी ज्यादा अच्छी खुशबू भी आ रही है। बस आप इसको खा के देखिए, ये काफी ज्यादा कमाल का है। लेकिन फिर जून उस स्पिरिट को देख के बोलती है, इसमें तो काफी ज्यादा बदबू आ रही है। फिर उसकी ऐसी बात सुन के बेबी बोलती है कि मैं हम दोनों मिलके एक जिंदा स्पिरिट को लेके आएंगे, जिसको आप खा के आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अभी के लिए तो मेरे पास बस यही है।
को इसी को खा के अपना काम चलाना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है। फिर में हमें गॉड प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक बंदे को बहुत सारे चेन ने पकड़ रखा होता है, गार्डियन में से एक था। नेक्स्ट में हमें लानियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो बीस्ट लानियन को काफी गंदी नजरों से देख रहा होता है, से कि जीवन को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और उस बीस्ट को मार देता है। ये वही पर्सन है जो कि प्रिजन में कैद था और इसके अंदर से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट बाहर निकल रहा होता है। उस पर्सन ने आते ही बेबी पे काफी तेजी से अटैक कर दिया था, लेकिन लालेन ने उसके अटैक को अम्ब्रेला की मदद से काफी ज्यादा बच जाती है। तीन भी वहाँ पे खड़ा हुआ था और फिर वो बोलता है कि सीनियर रैंक तो वापस से काफी ज्यादा पागल हो चुके हैं। इसका नाम सुन के, पर्सन का नाम सुन के यूजा को कुछ याद आता है। इसका नाम तो सुन जियांसु है। ये तो हजारों साल पहले गायब हो गया था, मुझे क्या पता था कि ये इधर पे है। जीवन और जियांसु के बीच में फाइट हो रही होती है और जीवन उससे काफी ज्यादा हार रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने अम्ब्रेला का यूज करती है, वहाँ पे दो मेरे स्पिरिट को समन कर लेती है। जियांसु के सामने ये तो बहुत ही आसान काम था और वो काफी आसानी से उस स्पिरिट को मार देता है, लेकिन बेबी तो उसको पीछे से हमला करने का मौका मिल जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। इन जियांसु ने उसको काफी ज्यादा घायल कर दिया था और वो पीछे गिर गया था। फिर जीवन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफी खतरनाक तरीके से आसपास के बैम्बू को काटने लग जाता है। और फिर जब वो जियांसु पर अटैक करता है, लेकिन जियांसु उसको गले से पकड़ लेता है। उनके सामने मौत होती है, लेकिन जीवन उससे नहीं डरता और फिर वो अपने मास्टर से बोलता है, मास्टर आप यहाँ से भाग जाइए। और उसकी ऐसी बात सुन के जो अपनी इतने ज्यादा फिक्र करते हुए देखकर उसे भी काफी ज्यादा गिल्ट होता है। ने जो भी जीवन के साथ समय बिताया था वो फ्लैशबैक होने लग जाता है। फिर वे जीवन ने भी जियांसु के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से जीवन उसके हाथ से छूट जाता है। वहाँ से जियांसु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर यूजा पे वो अटैक करने लग जाता है, लेकिन यूजा तो बस उसके अटैक को डॉच ही कर पा रही थी। जियांसु तो उसका पीछे छोड़ ही नहीं रहा था। वैसे यूजा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो बोलती है कि इस तरह से तो मैं काफी आसानी से मारी जाऊंगी। उसके बाद जियांसु ने भी अपने सबसे ज्यादा खतरनाक मूव यूजियो पे अटैक कर दिया था, लेकिन तभी यूजियो पे बहुत ही ज्यादा ऑरा प्रेशर बाहर निकलता है, जिस वजह से जियांसु उससे काफी ज्यादा दूर हो जाता है। वो उसकी ऐसी पावर देख के वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है ये तो मेरी मास्टर की पावर है। लेकिन यूजियो तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन तभी हीवन पे आ जाती है, जिसने अपना वेपन यूज करते हुए जियांसु को पकड़ लिया था। उसके बाद हीवन यह को अपने वेपन के बारे में बताती है, जिसका नाम एलविव कहते हैं और ये किसी की भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये जो है तो उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो अपने मन में बोलती है, अच्छा ये है इसकी पावर स्लीप। फिर उसके बाद हीवन अपने वेपन का यूज करने लग जाती है और जियांसु की पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। और जब जियांसु शांत हो जाता है तब वहां से हीवन भी चली जाती है। वो वहां से गायब हो जाती है और बोलती है, जब तुम अपनी सोल पावर को और ज्यादा रिकवर कर लोगी तब हमारी मुलाकात तो वापस से होगी। हीवन वहां से चली जाती है तब वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि अभी तक हीवन नहीं मरी है, वो अभी तक मेरे बॉडी में है। फिर वो अपने मन में ही सोच रही होती है, आखिरकार उसने अपना वेपन मुझे क्यों दे दिया। पता नहीं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जल्दी से जल्दी मुझे हेवनली पैलेस को ये सारी खबर बतानी होगी, जिसकी वजह से वो मेरी मदद कर पाए। उसके बाद हम लानियन को देखते हैं, जो कि जियांसु के पास आके उससे अपना गुस्सा उतारने लग जाती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेबी पे क्यों अटैक कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पे जीवन में आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें इतना भी होश नहीं था कि तुमने मेरा गला ही पकड़ लिया था और मैं मरने के कगार पे था। पता है तुम्हें इस हरकत के कारण हमारी मास्टर कितनी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, लेकिन तभी जियांसु अपनी पावर को यूज करते हुए उसको अपने पास से दूर कर देता है। उसके बाद जियांसु बोलता है, मास्टर मुझे इस गलती के लिए माफ कर देना। मुझे लगता है कि गॉड प्रिजन की चैन ने मेरे ऊपर काम नहीं किया, जिस वजह से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। लानिन उसकी इस बात को भी सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी वजह हो, तो मैं मेरे फ्रेंड भी कोई हमला नहीं करना चाहिए था। इन जानसो तो उनकी बात पर इग्नोर कर देता है और फिर वो बोलता है कि तुम तो हीवान की सिस्टर हो। मैंने बस थोड़ी ही देर में जान लिया था कि ये हीवान नहीं जियाओ है। इन जियांसु की ऐसी बात सुन के बेबिक बोलता है, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इस वजह से तुम अपने मास्टर को भी नहीं पहचान पा रहे। तो बस लानिन भी अपने बॉयफ्रेंड का साथ देते हुए बोलती है कि तुम तो हिडन वर्ल्ड के फॉलन गॉड हो, इसके बाद में तुम इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे बन सकते हो। तुम हमारे मास्टर को अपना टैलेंट नहीं दिखाते तो हमारी मास्टर तुम्हें गार्डनर के जॉब में नहीं रखती। ये जो तो बेबी को बात करते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या तुम भी बात कर सकती हो। फिर बेबी बोलता है, हाँ मैं एक डिमन पांडा हूँ, जिस वजह से बात कर सकता हूँ और मैं इंसानों के साथ कई सालों तक रहा हूँ, जिस वजह से मुझे लैंग्वेज आती है।
ये लालियन तो बस मुझे एक लिटिल बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। फिर लालियन अपने मन में सोच रही है, अच्छा बेटा मेरे मास्टर के सामने इतनी ज़्यादा चापलूसी कर रहा है। वो सब ऐसे ही कुछ बातें करने लग जाते हैं, लेकिन तभी जियांसु जियो के पास में आके बोलता है, तुमने मेरी हिडन पावर को सप्रेस करके मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा एहसान किया है, जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो बताओ मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। की ऐसी बात सुन के लायन बोलती है कि हमारी मास्टर की तीनों सोल खो चुकी है, जिसे तुम ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हो। मास्टर के पास उनकी बस थोड़ी बहुत ही पावर है। लायन की ऐसी बात सुन के जून भी बोलता है, "क्यों ना हम चैंग को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी आसानी से लड़कियों को पटा भी सकता है। और अगर वो हमारे साथ आ गया तो हम सोल लुकिंग टावर को बड़ी आसानी से ही पा सकते हैं।" बात को सुन के तर्जुन बाहरी बार से तो स्माइल पास करती है, लेकिन वो अपने मन में सोच रही होती है कि तीनों बंदों को मुझे संभालने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और ये जीवन का बच्चा एक और बंदे को शामिल करने की बात कर रहा है। फिर बात लानन भी बोलती है, चलो फिर साउथ पेविलियन में चलते हैं, और फिर हमें नेक्स्ट सीन में साउथ पेविलियन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें बहुत सारे लड़की लड़कों को दिखाया जाता है जो कि आपस में मौज मस्ती कर रहे थे, वो भी कमरे में बंद होके। और फिर लानिन बोलती है कि तुम्हें ये पवेलियन एक जन्नत कहलाने के लायक है। यहाँ पर चारों तरफ खुशी का माहौल फैला हुआ है, और वहाँ पे काफी सारे लोग बीस्ट के लैंड और ह्यूमन के लैंड से भी थे, कि आपस में अपना चक्कर बैठा रहे थे। फिर बाद लानिन जी से बोलते हैं कि आखिरकार तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे आने के लिए अपना ड्रेस चेंज करना पड़ेगा और लड़की का कपड़ा पहनना पड़ेगा। तुम इसमें तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। अभी ईजाओ का एक बंदा आके रास्ता रोक देता है, और फिर वो उसके पास में आके बोलता है, मिस मुझे लगता है कि आप साउथ पेविलियन में पहली बार आए हो ना, आज आप हमारे साथ बैठ के एक कॉफ़ी पी लीजिए। इससे तो जून वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो दोनों के बीच में आके अपनी तलवार निकाल लेता है और बोलता है, दूर रहो मेरी मास्टर से। तीनों पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा ठरके होता है, जिस वजह से वो बोलता है कि मिस तुम नाराज क्यों हो रही हो, मैंने तो इधर कोई भी गलत बात कही नहीं। इस बात को सुन के जून बोलता है कि हाँ हाँ, मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है। उस पर्सन से बोलता है कि तुम हिलने की कोशिश भी मत करना, लेकिन वो पर्सन तो उसके पास में आ जाता है और उसको प्यार से देखने लग जाता है। लेकिन तभी बीच में लानियन आ जाती है, और फिर वो जीवन से बोलती है, ओए होए तुम तो काफी ज्यादा लाल हो चुके हो। तो फिर वो अपने मास्टर को आगे भेज देती है, और फिर जीवन से बोलती है, अब तो मैं मान ही चुकी हूँ कि तुम्हारा टेस्ट लड़कों में है, लड़कियों में नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें उन तीनों को एक कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लानियन अभी भी जीवन को परेशान कर रही होती है। फिर यूजा उनको काफ़ी गुस्से में दोनों को शांत करा देती है, और फिर वो तीनों एक साथ एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। और फिर आर्यन कहती है कि मैं एक बार जियांसु को भी एक लड़की के कपड़े में देखना चाहती हूँ। ये सब वो अपने मन में सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पे बेबी भी लड़की के कपड़े में भागते हुए यहाँ पे आ जाता है और एक टेबल पे जाके बैठ जाता है। बेबी लानियन से बोलता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर लानियन उसका फेवरेट फूड वहाँ पे रख देती है, जिसको देखते ही वो उस फूड पे टूट पड़ता है और उसको काफ़ी तेज़ी से खाने लग जाता है। पर लानियन उसको खाते हुए देखते हुए बोलती है, मैं तो इसकी इसी क्यूटनेस पे फिदा हूँ। फिर बाद बेबी उन सभी को बोलता है कि यहाँ पे एक पेविलियन में फाइट होने वाली है। मैंने लालू से बात की थी, जो बोल रहा थी कि मैं इस कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन लेके ही आऊँगा, हमारी हेल्प भी करेगा, लेकिन पता नहीं उस गधे को कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर उसकी बात सुन के लानियन काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है और बोलती है कि बेबी तुम्हें इतना जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए। 7 पवेलियन में आए हैं तो हमें यहाँ पे अपना शो एंजॉय करना चाहिए बस। और यहाँ पे लालू तो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, और उसकी फाइट देखने के लिए तो सब बेताब हो रहे होंगे, इसलिए तो सभी उसको पसंद करते हैं। वो सब ऐसी बकवास भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि हमें नेक्स्ट गेम में एक बंदे को दिखाया जाता है, अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था, और साथ ही साथ वो एक जंप लगा के यूजा के कमरे के बाहर ही आ जाता है। जब भी उस बंदे को देख रही होती है, और उस बंदे को ये पता चलता है कि ये मुझे देख रही है, इस चीज़ को देखते ही वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस चीज़ को लानियन देख लेती है, और वो बोलती है, मास्टर आपको ये कैसा लग रहा है ये बंदा। और यूज़र का ये तो कहना ही था कि मेरे को वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस बात को सुनते ही वेबिक और जीन उसको लाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ तक इसलिए रुके थे कि जिससे कि वो उनकी मास्टर उनको ऑर्डर दे। लेकिन यूजिया तो अपने मन में सोच रही होती है कि कैसे ये बंदे हैं, सी अपने मास्टर के लिए उस बंदे को भी चोरी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन यूजिया तो अपने मिशन को कंट्रोल करते हुए उनसे बोलती है कि तुम्हें उसके पीछे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अभी इस मामले में पढ़ना नहीं है। और फिर वो उनसे बोलती है कि पहले मुझे अपने तीनों सोल को रिकवर करना है। बात को सुन के अनिल बोलती है कि मास्टर सच में आप काफी ज्यादा कमाल हो। लेकिन उसका बस ये सब कहना ही था कि तभी बाहर से फेदर उड़ के आने लग जाते हैं। मोर के पंख को देख के बेबिक बोलता है, "तो लालू के पंख है।"
इसको दूसरे नाम से चेंगू बोलते हैं। और ये जब सभी लोगों को सामने आता है और जब भी सब लड़की उसे देखती है तो सभी उसके दीवानी हो जाती है। और फिर इसके बारे में बताया जाता है कि सात पवेलियन का ओनर होने के साथ साथ एक ईमन भी था। और उसके बाद वो यूजो के पास में आ जाता है और वो बोलता है, मैं हीवन को अपने पवेलियन में वेलकम करता हूँ। तो गाइस, आप चंगू कोई मामूली इंसान नहीं है। जो हिडन लॉर्ड था उसका एक आखिरी आखिरी गार्डियन है। और अब हीवन के पास टोटल 4 गार्डियन आ चुके हैं। मैं तो आप सबको ही पता है, जियोन, और फिर दूसरा लानेन और तीसरा चेंगू, चौथा जियांसु। भाई यूजे अपने मन में सोच रही रहती है कि ये पर्सन काफी ज्यादा सुंदर है। ये बात तो चेंगू यूजो के पास में आ जाता है और फिर वो यूजो का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो यूजो की तरफ बढ़ने लगा था, जिस चीज को देख के लानियन और भी को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन यूजा उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ा लेती है। वो अपने मास्टर को ऐसे हरकत करते हुए देख के बोलता है कि सच में लौट आ तो वापिस से नहीं बदली। अगर आपको मुझसे अजीब लग रहा है तो मैं आपको कंफर्ट भी कर सकता हूँ। कहकर वो उसको काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो अपना वेपन निकाल के यूजा के गले के ऊपर रख देता है। लेकिन जीन भी उसके गले के ऊपर अपना तलवार रख देता है। फिर वो चेंगू से बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुम अपने मास्टर पे अटैक करने पे आ चुके हो। बात को सुन के तो साथ में विलन के सारे लोग और बेबिक और लाने काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलती है, मास्टर सच में आप काफी ज्यादा अमेजिंग हो। आपके चेहरे पे तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। मानना पड़ेगा, आप हमारे लॉर्ड कहलाने के लायक हो। और इस बात को सुन के ये जो लग रहा है कि मेरी पूरी पूरी बॉडी यहाँ पे हिल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पैरों का यूज ही नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं अपने पैरों को यूज कर पाती तो मैं यहाँ से तुरंत ही भाग जाती। लेकिन इतना देर खड़ा होने के बाद भी कुछ नहीं होता तो बेबी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे ये पंख कितनी देर तक ऐसे उड़ते रहेंगे। इस बात को सुन के चंगू अपना वेपन नीचे रख देता है। उसने अपने फेदर को भी गायब कर दिया था। फिर बाद जियाओ जीन को भी अपनी तलवार हटाने के लिए कह देती है। तभी उस जगह का वेदर खराब हो जाता है, और वहाँ पे आंधी बारिश आने लग जाती है। वहाँ पे चंगू कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा अजीब है। हाँ जी, इधर कर क्या रहा है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पवेलियन में एंट्री करने की। तो अब मुझे पता चला है कि ये यांजू का बच्चा छो क्यों रहा है, क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त से नहीं मिलना चाहता है। तो जीन बोलता है, कब से वो हमें मिलने से मना कर रहा था और वो तब से हमारा पीछा कर रहा है। तो ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से यहाँ पे आ गया। फिर लान बोलते हैं कि हमारे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें नानजी से उसका सोल लुकिंग टावर को लेना होगा, से हम अपने मास्टर की पावर को रिकवर कर सके। इस बात को सुन के यूजा वहां से तुरंत ही बाहर निकल जाती है और वो अपने जीवन अपने मास्टर को ऐसा भागते हुए देख के वो अपने मन में सोचता है, तो मुझे भी अपने मास्टर के साथ ही जाना चाहिए। और वो भी अपने मास्टर के पीछे जाने लग जाता है। फिर चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर अभी आप बहुत ही ज्यादा वीक हो, आपकी पावर अभी रिकवर नहीं हो पाई है। फिर यहाँ पे लाइलन बोलती है, अगर आपको उससे एक बदला लेना है तो आपको 10 साल तो रुकना ही पड़ेगा। फिर वो सभी लोग काफी तेजी से नानजी की तरफ जाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से टकरा जाता है। इसी को इंसान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस डीमन पे चिल्लाने लग जाता है। और वो डीमन जैसे ही गिरने वाला था, लेकिन तभी नानजी ने अपने पावर का यूज करते हुए उसको नीचे गिरने से बचा दिया था। जॉनसू तो वहां से हिलता भी नहीं है, लेकिन आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम चल क्यों नहीं रहे हमारे साथ। इस बात को सुनकर जीन बोलता है कि मुझे पता है कि इस जगह पे नानजी यहाँ पे है, इस वजह से मैं इधर से नहीं जाऊंगा। इस बात को सुनकर जीवन बोलता है कि तुम हमारे साथ चलो। इस बात को सुन के जी बोलता है कि मेरा काम मास्टर की तीनों सोल को रिकवर करना है, ना कि किसी बंदे का पीछा करना। उसकी ऐसी बातें सुन के तो बेबिक और तीनों गार्डियन काफी ज्यादा शौक हो चुके थे। दूसरी तरफ तो यूजिया काफी ज्यादा खुश लग रही थी। उसके बाद वो अपने मन में बोलती है कि जियांसु थैंक्स। उसी का वजह से उनका ध्यान भटका था। तभी वहाँ पे हम नानजी को देखते हैं जो कि काफी आराम से आ रहा होता है। यूजियो नानजी को अपने पास आते हुए देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जो नानजी के पास जाने वाली थी कि तभी वहाँ पे आन्यान आ जाती है और उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। फिर बोलती है, लगता है आप अपनी कंडीशन भूल गई हो कि अभी आप उससे फाइट नहीं कर सकती। ये बात सुन के नानजी बोलता है कि मैं यहाँ पे किसी से भी फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ पे हीवान के लिए आया हुआ हूँ। तो अपने मास्टर का नाम सुन के सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सीधा ही नानजी पे अटैक कर देते हैं, लेकिन नानजी भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो उनको टेलीपोर्ट करके एक जंगल में ले आता है। चैंगू
अपनी फेदर का यूज़ करते हुए नानजी पर अटैक कर देता है, लेकिन नानजी उसके अटैक को काफ़ी ईज़िली ब्लॉक कर लेता है। जीवन भी काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाता है और वो भी नानजी से बोलता है, "आ जाओ हम फाइट करते हैं।" और जैसे ही वो अपने वो साथियों की तरफ देखता है, वहाँ पे तो कोई दिखता ही नहीं है, सभी लोग गायब हो चुके थे। इससे तो जीवन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिरकार वो मुझे इस जगह पे कैसे छोड़ सकते हैं अकेला? इसने मेरे बारे में नहीं सोचा, अकेले-अकेले भाग गए यहाँ से। नेक्स्ट सीन में लाइनर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोल रही होती है, हम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि हम वॉर ऑफ गॉड से फाइट कर सके। इतने पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका सामना तो हम कभी भी नहीं कर पाते। कि ऐसी बात सुन के भी उसके सारे गार्डियंस उसकी हामी भरते हैं। पेंगुइन ने तो यूजियाओ को अपने बाहों में पकड़ रखा था और फिर वो बोलता है कि हमने वहाँ से भाग के बिल्कुल ही अच्छा काम किया। यूजियाओ की ऐसी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है अपने मन में और बोलती है, गधो एक बार मुझे उससे बात तो करने देते। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो हिलने भी लग जाती है और फिर ये यूँ बोलता है, मास्टर अब ज़्यादा हिलिए मत, बस थोड़ी देर में हम पहुँच ही जाएँगे। वैसे भी हम जीवन की कुर्बानी को भूल नहीं सकते हैं। सीन में हमें नानजी और जीवन का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद नानजी वहाँ से तुरंत ही उससे फाइट करे बिना वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन जीवन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नानजी पर अटैक कर देता है, लेकिन नानजी उसका अटैक काफ़ी ईज़िली ब्लॉक कर लेता है। यून नानजी पे अपने डैगर से अटैक करता है, लेकिन नानजी उसे 2 उँगली से रोक लेता है और उसे पीछे फेंक देता है। उसके बाद नानजी जीवन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि जीवन काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। नानजी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तलवारों को स्पेशल लर्नेसी से बना देता है और फिर वो जीवन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जीवन भी उसके अटैक को काफ़ी इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि नानजी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था जीवन से। लेकिन नानजी वापस से अपने स्वॉर्ड को समन करता है और जीवन पर अटैक कर देता है। इस अटैक से बचने के लिए जीवन वहाँ से भागने लग जाता है और इस नेक्स्ट सीन में हमें एलियन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ एक जगह पे जाके बैठ जाती है और बोलती है, ये जगह सबसे खतरनाक मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे किसी के भी आने की हिम्मत नहीं होगी। यहाँ पे ये सभी लोग आ जाते हैं और ये यूजिया को जैसे ही उतारता है, वैसे ही यूजिया को काफी ज्यादा चक्कर आने लग जाते हैं और उसका उल्टे उल्टे मन होने लग जाता है। अभी लानियन वहाँ पे रोने लग जाती है और फिर वो बोलती है, मैंने जीवन के जैसा गार्डियन कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, तो अपने मास्टर के लिए काफी ज्यादा लॉयल था। ने अपनी जान की बाजी लगा के अपने मास्टर की जान बचाई है। इसीलिए मैं यहाँ पे सभी से बोल रही हूँ कि आप भी जीवन को श्रद्धांजलि दे। ने वहाँ पे कहने लग जाती है कि यहाँ पर मुझे कौन बुली करेगा, वो वही तो था जो मुझे बुली करता था। तभी जीवन बोलता है, जीवन तो मुझसे बड़ा गधा था, से कम उसे हमारे साथ भाग के तो आ जाना चाहिए था। फिर जियांसु जीवन के टेम्पलेट के पास आ जाता है और वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे चढ़ावे के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे अपना पैसा तुम्हें चढ़ा रहा हूँ। इस चीज को देखते ही बेबी भी अपने प्यारे से फूड को यून को समर्पित कर देता है। तो ऐसा करते हुए देख के लानिन बोलती है कि ये सारी गलती अरे नानजी की है, अगर वो मुझे दोबारा दिखा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कुछ ही समय पहले जिसे डर के यहाँ से भाग के आई हुई, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ऐसी बातें सुन के तभी वहाँ पे नानजी आ जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम जो अभी कुछ देर पहले बोल रही थी वो यहाँ पे आके कर सकती हो। वो उनके कमरे में भी आ जाता है और यूजो उसे जैसे ही देखती है उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। वो अपने मन में ही बोल रही होती है, गॉड ऑफ वॉर तो काफी ज्यादा हैंडसम है। कि लालियन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने वेपन को निकाल के उससे बोलती है, तुम सबसे बड़े कुत्ते हो, सुबह तुम्हें हमारी इतनी आसानी से लोकेशन मिल गई। तो यहाँ पे ऐसे बात कह ही रही थी कि तभी वहाँ पे गेट खोल कर जीवन आ जाता है। फिर वो बोलता है, इसको लेके आने वाला मैं हूँ। फिर बेबी गुस्से गुस्से में बोलता है, तुम पागल हो चुके हो क्या? तभी जीवन बोलता है, तो आखिरकार मैं यहाँ पे करता भी क्या? फिर वो यूजियो के पास में आ जाता है, फिर सामने झुक के बोलता है कि मैं यहाँ पे नानजी को इसीलिए लाया हूँ क्योंकि वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। फिर वहाँ पे नानजी भी वहाँ पे बोलने लग जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हिवन की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए हिवन से थोड़ी देर के लिए बात करनी है। कि ऐसी बातें सुन के यूजर के मन में लड्डू फूटने लग जाता है और वो बोलती है कि इसका मतलब ऐसे ये मेरे लिए आया है इधर। फिर वो अपने सपने को ख्यालों से बाहर आ जाती है और वो सभी को बाहर जाने के लिए बोल देती है, लेकिन जीवन बाहर जाने से मना कर देता है। तभी यूजर उनको गुस्से से देखने लग जाती है। उसके बाद वो सभी वहां से तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। चैंग भी बाहर जाते हुए बोलता है कि तुम गलती से 20 की 50 मिनट पड़ जाना तो मैं काफी ज्यादा नाराज हो जाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ पे ट्रैकिंग डिवाइस भी छोड़ के वहां से चला जाता है। जीवन को तो उधर अभी भी गड़बड़ी लग रही थी, तभी नानजी बोलता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी मत करो, यहाँ से जल्दी निकल जाओ। ये ऐसी बात सुन के वो काफी गुस्से में दरवाजे को बंद करके बाहर निकल जाता है। हम तीनों को देखते हैं जो कि छुप-छुप के उन सभी की बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनको देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। चैंगू अपने बटरफ्लाई का यूज़ करते हुए अंदर की सारी बातें सुन रहा था, तभी बेबी बोलता है
तो लगता है ये नानजी यहाँ पे किसी और मकसद से आया हुआ है। ये ऐसी बात सुन के लानन भी उसकी बातों पे एग्री करने लग जाती है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को नीचे गिरा देता है। और फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मास्टर हमें अपनी की पोजीशन से हटाने वाली है। क्या पता नानजी अपनी बातों से वहाँ पे मुकर जाए। फिर जियांसु बोलता है अगर वो अपनी बातों पर नहीं अड़ा रहा तो हम उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी चंग बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर वो उनको बताता है कि नानजी सोल लुकिंग टार का यूज करते हुए हमारी मास्टर की सोल ढूंढने के लिए तैयार हो चुका है। और फिर वो बोलता है कि नानजी को अपने एसेंस का यूज करना पड़ेगा। और इस बात को सुन के लानिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो बोलती है अगर वो अपनी एसेंस का यूज कर रहा है तो ये सच में काफी ज्यादा बड़ी बात है। एसेंस रीजनरेट नहीं हो सकते हैं, उसे ऐसी क्या नौबत पड़ गई। विजुन बोलता है अगर हम मास्टर की तीनों सोल मिल गई तो उसके बाद तो नानजी हमें ये सारी बातें बता ही देगा। विवेक बोलने लग जाता है कि बस हमारे मास्टर की पावर वापस आ जाए, उसके बाद तो नानजी भी हमारे मास्टर के सामने टिक नहीं पाएगा। और उनकी सारी बातें यूजिया और नानजी ने भी सुन ली होती है। तभी नानजी अपनी पावर को यूज करते हुए वहाँ पे एक साउंड बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उल्लू का वो जो बीटल होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। नानजी एक जगह पे जाके बैठ जाता है और दूसरी तरफ यूजिया उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद वो कहती है हे लॉर्ड नानजी, आखिरकार आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए गए और मुझे तो यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा था। तभी नानजी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तभी यूजिया बोलती है अरे मैं तो आपको ये बताना भूल ही गई, मुझे आपसे फॉरबिडन मार्शल आर्ट के बारे में जानना था। उसके बाद हमें फर्स्ट का सीन दिखाया जाता है। पवेलियन के अंदर एक मार्क्समैन बिना परमिशन के अंदर घुस आया था, जिस वजह से वहाँ पे जो भी परमिशन होता है वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी तरफ वो मार्क्समैन उन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है। जेट पवेलियन के अंदर हम यूजिया को भी देखते हैं, जो कि आराम से बैठ के खाना खा रही थी। वो खाना खाने में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उसके आसपास में जो हो रहा था उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ वो मार्क्समैन एक वेल का यूज़ करते हुए वहाँ पे अपने आसपास बैरियर बना लेता है और काफ़ी सारे अटैक्स को उसकी मदद से डॉज कर लेता है। उसके बाद वो मार्क्समैन जो भी वहाँ पे डिफेंस फॉर्मेशन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद यूजर के उस मार्क्समैन पे नज़र पड़ जाती है। उसके बाद उसके हाथ में जो पेनेट होता है वो नीचे गिर जाता है। तभी वो मार्क्समैन उसके पास में आ जाता है। तभी यूजर अपना आँख बंद कर लेती है और बोलती है यहाँ पे जो भी हुआ मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन उस मार्क्समैन को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है और वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये जेट पवेलियन मुझे दे दो। तभी इस मार्क्समैन की तरफ एक अटैक आता है, जिससे कि उसका मार्क्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर हमें पता चलता है ये तो नानजी है। और उसके बाद वो वहाँ पे जो डिफेंस फॉर्मेशन होता है उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे ही जो गॉड ऑफ वॉर को देखती है वैसे ही वो बोलती है आखिरकार आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी नानजी बोलता है आखिरकार तुम मेरी सच्चाई जान ही गए, अगर तुम मेरी सच्चाई जान चुकी हो तो तुम मेरी आसानी से बात तो मानोगी नहीं। लेकिन ये तो उसका उल्टा ही करती है। फिर वो बोलती है आखिरकार मैं ये सब क्यों करूँगी? मुझे पता है क्योंकि आप यहाँ पे पेट पे विलेन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है। इसका इतना बोल के वो वहाँ पे एक फ्लावर का यूज़ करते हुए नानजी के अंदर को एनर्जी डालती है और उसके बाद वो बोलती है इस जेड पवेलियन में जो भी डिफेंस बैरियर है वो आपको कोई भी अटैक नहीं करेंगे और आप इस जेट पवेलियन में कभी भी आ जा सकते हैं। मुझे पता है कि आप उसी जेड के लिए आए हुए हैं। बिनानजी उससे बोलता है कि तुम्हें आखिरकार कैसे पता चला कि मैं उसी जेड के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। उसके बाद यूजिया उसकी बात सुन के बोलती है आपको इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जेड के बारे में सबको पता है। तो ऐसा पता ही है कि ये जेड काफी ज्यादा पावरफुल है और इस जेड का यूज करते हुए आप किसी के भी एसेंस को रीजनरेट कर सकते हैं। अगर आप इस जेट को बिना परमिशन का यूज़ करोगे तो इसका आपको बस नुकसान ही नुकसान होगा, लेकिन आपको कोई भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करूँगी। फिर वो बोलती है आप इस जेट वेलिंग में जो सीक्रेट टेक्निक है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तभी नानजी उससे बोलता है तुम जानती हो कि अगर मैं इन सभी का यूज़ करूँगा तो यहाँ के रूल्स भी ब्रेक हो सकते हैं। तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो? इस बात को सुन के जो बोलती है आपकी हेल्प करना तो मेरी खुश नसीबी भी है। हमारे तीनों ही रैलम की रोल मॉडल है। मुझे पता है कि आप इन सभी टेक्निक्स का गलत यूज़ नहीं करोगे। फिर वो बोलती है कि मुझे ऐसी फॉरबिडन एरिया के बारे में पता है जहाँ पे कि बहुत सारे टेक्निक्स का भंडार है जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। दूसरी तरफ जियाओ नानजी को जेड पवेलियन के फॉरबिडन वैली के अंदर लेके आ जाती है। दूसरी तरफ इजियो अपने मन में सोच रही होती है गॉड ऑफ वॉर
पूरे हेवन के अंदर नंबर 1 वॉरियर है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ जिस वज़ह से मैं उनकी आज काम में आ पा रही हूँ। तो वहाँ पे जो ट्री होता है उसके अंदर से उसका गार्डियन स्पिरिट बाहर आ जाता है और उसके बाद वो यूज़र के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखते ही एंजी हीवन के आगे आ जाता है और उसके सामने एक शील्ड बना लेता है। लेकिन वो बीस्ट उस बियरेट को तोड़ देता है और दूर छटक जाता है और उसके बाद वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोर करने लग जाता है। सीजा उसको कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नांजी उसको बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस गार्डियन बीस्ट से तुम्हारी रक्षा करूँगा। तभी वो गार्डियन उन दोनों के ऊपर काफ़ी तेज़ी से अटैक कर देता है, लेकिन तभी सीजा बोलती है, जियाओ बॉय तुम इनके ऊपर हमला मत करो। इस बात को सुनते ही वो गार्डियन बीस्ट वहाँ पे रुक जाता है और उसके बाद वो गार्डियन बीस्ट इज़ाओ को वहाँ पे चाटने लग जाता है। तभी इज़ाओ बोलती है, जियाओ तुम्हें गॉड ऑफ वॉर से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान है। मैं यहाँ पे इनको किसी मकसद की वजह से लाई हुई हूँ। जैसे ही यूजिया उसको पीछे हटने के लिए बोलती है, वैसे ही वो गार्डियन बीस्ट पीछे हट जाता है। यूजिया जियाओ को अपनी सारी बातें मानता हुआ देख के वहाँ पे 3 फ्रूट वहाँ पे समन करके उसको दे देती है खाने के लिए। वो पलक झपक के उसे खा जाता है। और उस गार्डियन बीस्ट बात मानता हुआ देख के नानजी तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। उसके बाद यूजुआ नानजी को भी वो फ्रूट ऑफ़र करती है और वो फ्रूट उसको काफ़ी क्यूट तरीके से दे रही होती है। ये चीज़ को देखते ही नानजी उस फ्रूट को ले लेता है और उसको तुरंत ही खा लेता है। तभी यूजिया उससे पूछती है, ये फ्रूट कैसा है? अगर ये फ्रूट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए तो मैं इसको फ्यूचर में आपको दे सकती हूँ। बस आप इसके बारे में मुझे बता दीजिए, मैं आपको ये फ्रूट दे दूँगी। तभी नानजी उसकी इस बात को सुन के उसको शुक्रिया बोलता है। तभी नानजी बोलता है, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये बीस्ट तुम्हारी क्यों बात मान रहा है? तभी जो बोलती है, क्योंकि मैं और ये गार्डियन बीस्ट एक साथ ही बड़े हुए हैं। जब जियाओ काफ़ी ज़्यादा छोटा था तब से ये मेरे साथ ही रह रहा है। मैंने इसको किसी मार्केट से जब ये अंडा था तभी मैंने खरीद लिया था और इसको मैंने तब से ही पाल रखा है। तभी नानजी उसकी सारी बात सुन के बोलता है, ओह! ऐसी बात है। तभी वो बोलता है, लगता है हमें इस होली ट्री के अंदर जाने का वक़्त आ चुका है। तभी नानजी उस फ़ॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी यूजिया उसका हाथ रोक देती है और बोलती है, अगर आप इस फ़ॉर्मेशन के ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी अलार्म होगा वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। इस बात को सुन के नानजी उस अटैक को नहीं करता है और रुक जाता है। जो फ़ॉर्मेशन था उसमें जो पैटर्न्स था उसको देख के बोलती है जियाओ, मुझे पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा जाने-पहचाने लग रहे हैं। हाँ, याद आया, ये तो मेरी मास्टर यूज़ करती है। मुझे यकीन है कि मैं इस फ़ॉर्मेशन को तोड़ सकती हूँ। तभी नानजी बोलता है कि तुम अपने मास्टर की तरह पावरफुल नहीं हो। मुझे डर है कि अगर तुम इस फ़ॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करोगे तो उससे तुम घायल भी हो सकती हो। इस बात को सुन के यूजिया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है और बोलती है कि अब मैं क्या करूँ? फिर वो बोलती है कि ना ही आप इस फ़ॉर्मेशन को तोड़ सकते हो और ना ही मैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? लेकिन तभी उसका पेट जियाबो उसके पास आ जाता है और उसको कुछ कहने की कोशिश करता है। उसके बाद हीवन बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे इस जगह पे कल आना चाहिए। ये इतना कहते ही उसका बीस्ट अपने मुँह से एक टोकन निकालता है और उस टोकन को उस फ़ॉर्मेशन के अंदर भेज देता है, जिससे कि वो पूरा फ़ॉर्मेशन ही वहाँ से हट जाता है। जैसे ही वो फ़ॉर्मेशन ब्रेक होता है, वैसे ही यूज़र काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, जियाओ तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, हमारे मास्टर तुम्हें फ़ॉर्मेशन की किए पहले से ही देके गए थे। उसके बाद नानजी और यूजिया उस होली ट्री के पास जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी नानजी अपने पास से एक बॉक्स निकाल लेता है। तभी नानजी उस बॉक्स को यूजिया को दे देता है और बोलता है कि तुम इस बॉक्स को खोल के देखो। जैसे ही वो बॉक्स खोलती है, उसके अंदर से एक क्रिस्टल था और ये क्रिस्टल नानजी की बॉडी से कनेक्टेड भी था। उस क्रिस्टल को देखने के बाद यूज़र बोलती है कि ये क्रिस्टल तो पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। तभी नानजी बोलता है, हाँ तुमने सही बोला, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हूँ। तभी यूज़र बोलती है कि आप इस कंडीशन में फॉरबिडन मार्शल आर्ट के सामने आप कैसे टिक पाएंगे? तभी नानजी बोलता है, अगर मैंने एक चीज़ को नहीं किया तो मैं उसको नहीं रोक पाऊंगा, और अगर किसी भी हालत में उसको नहीं रोका गया तो गॉड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा बन सकता है। ये मैं इस होली ट्री का यूज़ करते हुए अपने क्रिस्टल को प्यूरीफाई कर दूँगा। मैं इसीलिए तुम्हें अपने साथ लेके आया, क्योंकि इसके साथ-साथ फॉरबिडन मार्शल आर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या तुम मेरे लिए इस प्रोसेस को कर सकती हो? इस बात को सुनते ही यूज़ा उस प्रोसेस को करने के लिए मान जाती है और वो प्रोसेस को जैसे ही स्टार्ट करती है, और उस प्रोसेस को स्टार्ट होते ही लेक में से काफ़ी सारे स्पिरिचुअल एसेंस नानजी के स्टोन में जाके एब्ज़ॉर्ब होने लग जाते हैं।
जिससे कि नानजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट हो रहा था और उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पेन भी कर रही थी। जैसे-जैसे उसकी क्रिस्टल प्यूरीफाई हो रही थी, वैसे-वैसे उसके अंदर से काफ़ी खतरनाक इविल ऑरा निकलता ही जा रहा था। साथ ही साथ उसको काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था और वहाँ पे चिल्ला भी रहा था वो बहुत ज़्यादा। और हम देखते हैं कि नानजी के शरीर में एक ब्लैक सा कोई पैटर्न बन गया है। जैसे ही यूजिया नानजो की ऐसी कंडीशन में देखती है, वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जल्दी से उस प्रोसेस को ख़त्म कर देती है और स्टोन को अपने पास में रख लेती है और उसके बाद वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वेन्स की मदद से नानजी को पकड़ लेती है और वो बोलती है कि इस प्रोसेस में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द होने वाला है और तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने शरीर में से इस इविल ऑरा को बाहर निकालना पड़ेगा। और उसके बाद हीवा ना उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। उस प्रोसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा नानजी को दर्द होने लग जाता है, लेकिन वो अपनी बॉडी को कामयाबी हासिल कर लेता है और अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। और उसके बाद स्पिरिचुअल रूट उसको नीचे उतार देती है और एक स्पिरिचुअल रूट उसको मार भी देती है, जिस चीज़ को देख के यूजिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होती है। तभी वो हिवन से माफ़ी माँगते हुए बोलती है, गॉड ऑफ वॉर मुझे माफ़ कर देना, ये बस एक गलती है। लेकिन तभी नानजी वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि इस प्रोसेस को करने के बाद मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गई है। जो मैंने कल्टीवेशन लूज़ की थी, वो भी कल्टीवेशन मेरे को पास वापस आ चुकी है। अभी यूजुआ बोलते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो आ गई, लेकिन तुम्हारा फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिस वजह से तुम्हें एक बीट की ज़रूरत है। और उसके बाद उसने अपने पास से एक पिल को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखते ही नानजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये पिल तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर है। तभी यूजुआ उसकी बात सुन के पीछे मुड़ जाती है और बोलती है, तुम्हें इसको खाना है भी कि नहीं? उसके बाद गॉड ऑफ नानजी उस पिल को खा लेता है और बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मेरी ये फाइट ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही मैं तुम्हें नई पिल लेके दे दूँगा। उसके बाद सीन करंट टाइम पे आ जाता है। अभी यूजिया बोलती है कि मुझे लगा कि उस समय तुम काफ़ी ज़्यादा घायल हो और मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई हूँ। मुझे लगा कि वो पिल ने काम नहीं किया। तभी नानजी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हिवन की बॉडी में क्या कर रही हो? तभी यूजिया बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि विवान और मैं एक साथ मरे थे, जिस वजह से मेरी सोल इसकी बॉडी में चली गई हो। और जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं हिवन की बॉडी में आ चुकी हूँ। जिस चीज़ को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुई, लेकिन जैसे ही होश में आई मुझे लगा कि मैं इस बॉडी की ओनर हूँ। जिस चीज़ को सुन के तो नानजी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। उसके बाद नानजी पूछता है, तो हिवन का क्या हुआ? अभी जो बोलती है, मुझे पहले लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन जब उसने मेरी बॉडी को कंट्रोल किया तब मुझे पता चला कि वो मेरे ही अंदर है। उसने मुझे एक फाइट में मदद भी की थी, साथ ही साथ जो उसका वेपन था उसने मुझे अपने हवाले कर दिया और जाते-जाते उसने ये कहा था कि जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगी तो तुम्हारी मुलाकात मेरे से दोबारा से ज़रूर होगी। जब से उसकी बॉडी में आई हूँ मुझे तब से पता चला है कि उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है और मुझे डर लगता है कि मैं भी उसी की तरह कोई इविल पर्सन ना बन जाऊँ। तभी नानजी अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा हिवन अभी भी जिंदा है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। विजय नानजी को बताती है, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि हिवन मेरी तरह ही दिखती थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है। शायद इसके पीछे कोई राज है। मुझे लगता है कि हम दोनों आपस में कनेक्टेड है। तभी नानजी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा जन्म जन्म कहाँ पे हुआ था? तभी युजो उसे बताती है कि मेरा जन्म पुसान के अंदर हुआ था। जैसे ही नानजी पुसान का नाम सुनता है, वैसे ही वो अपने ख्यालों में खो जाता है। के बाद वो अपने ख़्यालों में खो जाता है, तभी यूजुआ बोलती है, गॉड ऑफ वॉर क्या आप ठीक हो? तभी नानजी बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। क्योंकि ह्यूमन के साथ मैं उधर ही रहता था, शायद तुम ह्यूमन को काफ़ी ज़्यादा देखती थी, इसी वजह से यहाँ पे आने के बाद तुम्हारा सेट वैसा बन गया। अभी यूजुआ अपने मन में सोच रही होती है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे ह्यूमन की बॉडी मिलनी थी, मुझे किसी और की बॉडी मिलनी चाहिए थी। और गॉड ऑफ वॉर ह्यूमन को कैसे जानते हैं? वो अपने मन में ये सब सोचे ही होते हैं कि तभी नानजी पीछे मुड़ के बोलता है कि तुम्हें सोल लुकिंग टावर का यूज़ करना था ना, तो अभी यूज़ करते हैं उसको। इतना कहकर वो अपने सोल लुकिंग टावर को बाहर निकाल लेता है और वो यूजुआ के ऊपर उस सोल लुकिंग टावर का यूज़ कर देता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि एक ही बॉडी में हिवन और यूजुआ की सोल होती है और दोनों सोल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अलग थी, जिस वजह एक बॉडी में एक टाइम पे बस एक ही पर्सन रह सकता है। उसके बाद वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। तभी यूजुआ नानजी से पूछते हैं कि आखिरकार आपने क्या किया? तभी यूजुआ बोलते हैं कि हिवन की पावर काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। इसीलिए जैसे ही उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल करने से पहले हमें हवेली पैलेस को ये खबर दे देनी चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमें इससे छुटकारा मिल सके। तभी नानजी उससे बोलता है कि तुमने ये कहने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया है, क्योंकि
क्योंकि जो तुम्हारी सोल है वो हीवन की बॉडी से काफ़ी अच्छे से मर्ज हो चुकी है, जो तुम्हारे अंदर से हीवन की ब्रेथ भी महसूस नहीं हुई। इस बात को सुन के यूज़ा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। हीवन अपनी बॉडी में कभी भी वापस नहीं आएगी, तो अच्छा हुआ, अब तो मैं अपनी इस बॉडी को छोड़ सकती हूँ और लिटिल फेरी वाली बॉडी में जा सकती हूँ। इसकी ऐसी बात सुन के नानजी बोलता है कि तुम चाह के भी इसके अंदर से अपनी सोल को नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये बॉडी हीवन की है। और अगर तुमने ज़बरदस्ती इस बॉडी के अंदर से अपनी सोल निकालने की कोशिश की तो दोनों की ही सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। चीज़ को सुन के यूजिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है, लेकिन तभी नानजी अपने ब्लड ड्रॉ का यूज़ करते हुए सोल लुकिंग टावर को ह्यूमन की बॉडी के अंदर डाल देता है। तभी नानजी बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ह्यूमन की तीनों सोल रिकवर हो जाएगी वैसे ही मैं कोई ना कोई तरीका ढूँढ लूँगा जिससे कि तुम्हारी सोल को मैं बचा सकूँ। उसके बाद जो तुम्हारी सोल है मैं उसको निकाल के तुम्हारी बॉडी में डाल दूँगा। इस चीज़ को सुन के यूजिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। विनानजी बोलता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एहसान है, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इतना कह के उसके मुँह से ब्लड आने लग जाता है, जिस चीज़ को देख के यूजिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे नानजी बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें नानजी को बिस्तर पे दिखाया जाता है, जो कि आराम कर रहा था। वहीं यूजिया उसके परेशान हो के यहाँ से वहाँ घूम रही थी। फिर उसके बाद वो कहने लग जाती है कि नानजी प्लीज़ तुम जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाओ। फिर वहाँ पे उसका डोर बेल होता है, लेकिन जब यूजिया उसको खोलती है तो वहाँ पे उसको बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता। उसका ध्यान तो ऊपर था, लेकिन तभी उसके नीचे से स्मोक उसके अंदर आ जाती है और उसके बाद जब उसको कोई नहीं दिखता तो वो गेट बंद करके अंदर आने लग जाती है। इन तभी चलते-चलते वो किसी पर्सन से टकरा जाती है और वो गिरने वाली ही होती है कि तभी पेंगुइन ने उसे पकड़ लिया था और अपनी बाहों में कस के पकड़ा हुआ था। अभी वो जो से बोलता है कि आप तो मेरे पीठ पीछे इमरान जी की देखभाल करने में लगी हुई हो, ये सब मुझे बताने में आपको कोई शर्म आ रही? तुमने उसकी बात सुन के भी ये जो उसको कुछ भी नहीं बोलती है, उसको चुप देख के एंगी यूजिया उसे बोलता है कि क्यों ना मास्टर मैं आपको सर्व करूं। अभी यूजिया समझ जाती है कि ये मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, तभी यूजिया उसे धक्का देके उससे दूर हट जाती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की। लेकिन तभी चंगी उसके बात सुन के भी उसको रिप्लाई नहीं देता है और वो सीधे नानजी की तरफ आ जाता है और उसके बाद वो नानजी को पकड़ के बोलता है आखिर तुम मेरे मास्टर के पास कर क्या रहे हो? आखिरकार तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये जो अपने मन में सोच रही होती है, ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है, नानजी कोमा में है, जिस वज़ह से वो इसको कुछ भी नहीं बता सकती। नानजी उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, तो वो नानजी को सीधा ही बेड के ऊपर फेंक दिया था और उसके बाद वो यूज़र के तरफ बढ़ने लग गया था और उससे बोलने लग गया था कि तुमने मुझसे एक वादा किया था। की बात सुन के तो यूज़र को समझ में नहीं आ रहा था और उसके बाद वो उससे पूछती है आखिरकार कौन-सा वादा? भी चंगी उसके पास में आ जाता है और बोलता है तुमने बस मुझसे गॉड को हराने तक का वादा किया था। इससे पहले वो कुछ और बता पाता तभी एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड उन दोनों के बीच में आके उन दोनों को अलग कर देती है। जो स्वॉर्ड किसी और की नहीं गॉड ऑफ नानजी की थी। तभी चैंग्यू नानजी की तरफ आने लग जाता है और बोलता है कि तुम तो बड़े बड़ी सातिर हो, तुम हमारी बातें सुनना चाहते थे वो भी बेहोशी का नाटक करके। लेकिन दूसरी तरफ नानजी तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था और उल्टा नानजी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चैंग्यू भी नानजी के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। फिर नानजी को बाहर से कोई आवाज़ आती है और उसके बाद नानजी अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस बंदे को अपने पास ही लेके आ जाता है। जो ये बच्चा होता है वो नानजी को ग्रीट करने लग जाता है। दूसरी तरफ यूजिया अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार ये कौन बच्चा है। तभी नानजी उस बच्चे के पास में आ जाता है टेलीपोर्ट होके और उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो। लेकिन तभी वहाँ पे वन के बचे हुए तीनों गार्डियन भी अंदर आ जाते हैं। फिर जियांसु बोलता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का हमारे मास्टर पे छुप के अटैक करने वाला था। लेकिन तभी लायन चेंगी से पूछती है कि आखिरकार तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो? लेकिन उसकी बात सुन के भी चेंगी कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता है। दूसरी तरफ इतनी खतरनाक एंट्री देख के वो बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। ये बच्चा नानजी से बोलता है मास्टर मैं आपको वापस से ले जाने के लिए आया हूँ। तभी नानजी उससे बोलता है कि मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, यहाँ पे कुछ काम है, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नानजी की ऐसी बात सुन के वो बच्चा बोलता है कि अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। इन तभी लेनिन के मन में पता नहीं क्या आता है कि वो अपने एवल स्पिरिट को समन कर लेती है और उस बच्चे को डराने लग जाती है। अभी जीवन और बेबी बोलते हैं आखिरकार तुम्हें कौन सा काम पड़ गया? तभी गॉड ऑफ नानजी बोलता है कि हमारा सबसे पहला काम है कि हीवन का सोल को ढूंढना, और मुझे ये भी पता है कि हीवन की सोल पहली सोल कहाँ पर है और वो जहाँ पे है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इवल एनर्जी है। ये जो जैसी इवल एनर्जी का नाम सुनती है वैसे ही वो बोलती है फिर तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी। अभी जीवन बोलता है डेंजरस नहीं, वो जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि वहाँ पे गोड्स को भी पनिशमेंट दिया जा सकता है।
और अगर वो गलती से कोई भी बंदा वहाँ पे चला गया तो वहाँ से लौट के आना तो इम्पॉसिबल ही है। क्योंकि इतनी ज़्यादा खतरनाक बातें सुन के वो बच्चा डर जाता है और वो अपने मास्टर से बोलता है, मास्टर प्लीज़ आप उस जगह पे न जाना। आलिन और बेबी भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि अगर वो इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह है तो इसीलिए हम यहीं पे रुकेंगे। अगर उस जगह से आप लोग 15 दिन में वापस नहीं आए तो हम को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाएँगे। विवेक बोलता है कि लानन हमें यहाँ पे किसी पावरफुल पर्सन को रखना चाहिए, जिस वजह से अगर ये सब कहीं पे फँस जाए तो हम उसे भेज के इन सबको बचा उसकी ऐसी बात सुन के लानन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने हील को उसके पैरों में घुसाते हुए बोलती है, मेरे पास पहले से इनको बचाने के लिए तरीका है, इसीलिए तुम बीच में मत बोलो। दोनों को झगड़ा करते हुए देख के नानजी बोलता है कि बेशक वहाँ पे इविल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें वहाँ पे मिस्ट्री फॉरेस्ट को भी पार करना पड़ेगा। फॉरेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इविल एनर्जी वाले मॉन्स्टर होंगे, इसीलिए लानिन तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा क्योंकि तुम इविल एनर्जी को अपने कंट्रोल में कर सकती हो। जी की बात सुन के तो लायन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी जिन बोलते हैं कि अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि उस जगह पे मुझे अपनी मास्टर को प्रोटेक्ट करना है। तभी जियांसु बोलता है कि अगर तुम नहीं रुकना चाहते हो तो मैं ही रुक जाता हूँ इस जगह पे। जियांसु की बात सुन के लानिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आखिरकार तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? तुम्हारी कोमट पावर वो हम सबसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। वो आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। इस बात को देखते ही युजिया बोलती है कि सभी के सभी लोग यहाँ पे चुप हो जाओ और मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे चेंगू रुकेगा। ऐसी चेंगू का नाम सुनते हैं वैसे ही वो सब एग्री कर जाते हैं। तभी नानजी उस बच्चे से बोलता है कि वो प्लेस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। तभी वो बच्चा बोलता है, मैं इस जगह पे रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप भी उस जगह पे अपना ध्यान रखना। अगर आपको थोड़ी सी भी देर हुई तो मैं हेवनली पैलेस के हजारों सोल्जर्स को आपको बचाने के लिए भेज दूंगा। डिसेबल की ऐसी बात सुन के नानजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर नानजी सभी लोगों से बोलता है कि आज के दिन सभी लोग रेस्ट कर लो क्योंकि हमें सुबह निकलना है। इस बात को सुन के यूजिया तो काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है, लेकिन दूसरी तरफ चेंगू बोलता है कि मुझे ऐसा कोई ना कोई तरीका मिल ही जाएगा जिससे कि मैं तुम्हारी असली आइडेंटिटी को आपके सामने रिवील कर सकूं, क्योंकि मुझे तो कहीं ना कहीं शक है कि तुम हमारी मास्टर नहीं हो सकती हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में थ्री फोर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे कि गॉड ऑफ वॉर नानजी और सभी लोगों को दिखाया जाता है। अभी लाले ने वहाँ पे कुछ इवल स्पिरिट को समन कर दिया था जिससे कि वो आगे के रास्ते को चेक कर सके। अभी लालिन के स्पिरिट के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था जिससे कि सभी लोगों को पता चल गया था कि इधर कोई खतरा है, इसीलिए सभी लोग फाइटिंग फौज में खड़े हो गए थे। लेकिन तभी स्मोक में से एक आवाज आती है और बोलती है, आखिरकार तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो? तुम सबको इस मिस्टी फॉरेस्ट में आने की परमिशन किसने दी? फिर कुछ इविल स्पिरिट ने उनका पर अटैक कर दिया था, लेकिन जीवन ने बड़ी आसानी से एक स्पिरिट को मार दिया था और बोलता है कि जल्दी से जल्दी हमारे मास्टर को प्रोटेक्ट करो। विल लाइनर अपने अम्ब्रेला का यूज करते हुए बहुत सारे स्पिरिट को अपने पास आने से रोक रही थी। तभी एक इविल स्पिरिट ने उसको धक्का मार के नीचे गिरा दिया था। उसने नीचे गिरने से पहले अपने आप को संभाल लिया था और बोलती है, बेबी आखिरकार तुम कर क्या रही हो बेवकूफ? फिर तुम इनके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे? तभी बेबी को हमें दिखाया जाता है जो कि एक विलेजन में फंस चुका था और उसके चारों तरफ खाना घूम रहा था। दूसरी तरफ यूजा भी एक ड्रीम में फंस जाती है जहाँ पे कि वो नानजी को अपने हाथों से एक स्वीट डिश खिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी नानजी उसको अपनी सीने से लगा लेता है और वो सभी जगहों को स्कैन करने लग जाता है जिससे कि वहाँ उसको एक लड़की के बारे में पता चलता है। उसके बाद नानजी अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़की को अपने पास ले आता है। दूसरी तरफ एलन ने बेबी को इतनी ज्यादा मार था कि उसकी हालत ही खराब हो चुकी थी। वो उसको मार मार के उसके लेजेंड को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गॉड ऑफ वॉर नानजी ने जैसे उस लड़की को पकड़ा वैसे ही उनके ऊपर ल्यूजन से वापस आ गए थे। ऐसी यूजिया उठती है वैसे ही वो नानजी के पाँव में होती है, जिस चीज से वो नानजी को धक्का देके उससे दूर हट जाती है। इसके बाद यूजिया उससे पूछती है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? तभी गॉड ऑफ वॉर नानजी उसे बताता है कि ये सब इस लड़की की करतूत है। उसके पास ऐसी पावर है कि ये किसी भी बंदे को अपनी इल्यूजन में फंसा सकती है। तभी जीवन नानजी के ऊपर गुस्सा होने लग जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें ये पहले से ही पता था तो इस लड़की को तुमने पहले ही क्यों नहीं पकड़ लिया? लेकिन तभी जानसो वहाँ पे कुछ बोलने जा रहा होता है कि तभी लायन बोलती है, हमें पता है कि तुम यहाँ पे क्या बोल लोगे। तुमने हमारी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि
मैं अपने मास्टर की बस सोली ढूंढनी थी, अरे तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। इस बात को सुनते ही जियांसु उन सबसे नाराज हो जाता है। इस मौके का फायदा उठा के वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नानजी अपने पावर का यूज करते हुए उस लड़की को पकड़ लेता है, जिससे कि वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और बोलने लग जाती है कि मैं आपको कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, तो यहाँ पे तुम सबको डराना चाहती थी। मैंने तुम्हें यहाँ पे किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई है, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से मुझे जाने दो। लेकिन नानजी तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है, कि यूजर को बता रहा होता है कि ये लड़की कोई नॉर्मल नहीं है, ये एक monster है। इसके पास एक बॉडी है जिसमें कि काफी ज्यादा खतरनाक वजन होता है, जिस वजह से ये बस मिस्टी फॉरेस्ट में ही रह सकती है। बॉडी में इतना ज्यादा खतरनाक जहर है जिससे कि ये जहर किसी को भी हेलुसिनेशन दिखा सकता है। जी की बात सुन के वो लड़की बोलती है, सर आप तो काफी ज्यादा औसम हो, क्योंकि आपने बस मेरे को देख के ही मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी ऐसी बात सुन के यूजिया तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। दूसरी तरफ लालियन तो इससे भी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और उससे बोलती है, आखिरकार तुम हमारी जान लेना नहीं चाहती थी तो तुमने हमारे ऊपर सभी अटैक को क्यों बताने किया। लग जाती सभी है को कि मैं इस जगह पे अपने फादर को ढूंढने आई हूँ, जो कि इवल लैंड के अंदर कैदी बने हुए हैं। और फिर हमें इसका नाम बताया जाता है जो कि लाइला होता है। की बात सुन के यूजा बोलती है कि अगर तुम इस रीजन से आई हो अपने फादर को बचाने के लिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन तभी बीवी के हार्मोन जाग जाते हैं और उसके बाद वो उस लड़की के पास जाके गाने सूंघने लग जाता है, जिस चीज को देख के वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। बेबी को ऐसी हरकत करते हुए देख के लालिन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आखिरकार तुम वहाँ पे क्या सूंघ रहे हो। उसके बाद उसने अपने स्पिरिट को ऑर्डर दे दिया था कि इस लालिन को उस लड़की से दूर ले आओ, और उसके बाद वो स्पिरिट उसको उसी के पास लेके आ जाते हैं। फिर बेबी बोलता है कि मैंने उसको अच्छे से सूंघा नहीं है। इस बात को सुनते ही लालिन के एंड की स्पिरिट अपने हाथ में हथौड़ा लाके उसको पीटने लग जाते हैं। बेबी की ऐसी बात सुन के लायन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बेबी को एक मुक्का मार के काफी दूर फेंक देती है। फिर लायन बेबी से बोलती है कि आखिरकार तुम वहाँ पे करना क्या चाहते थे, क्या वो लड़की तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद आ गई है। इस बात को वो बोलता है कि मैंने कब कहा कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, मैं तो बस उसको खाने के लिए स्मेल कर रहा था। कि ऐसी बात सुन के लायन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर वो छाता फेंक देती है। उसके बाद वो उसको गुद्दी से पकड़ लेती है और बोलती है, मैं तुम्हें जो खाना देती हूँ वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है मोटे पांडा, क्या तुम इसी को खाना चाहते हो। मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इस बात को सुनते ही बेबी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। बोलता है लानियन, मैं आखिरकार उसके बारे में कुछ कैसे सोच सकता हूँ, मैं तो बस उसको खाने की तरह ही सोच रहा था। ये बात सुनकर तो यूजर भी काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और दूसरी तरफ लाला तो काफी ज्यादा डर चुकी होती है। अभी लालियन उसे बोलती है, चलो तुम उसको खाओ, मैं भी देखो तुम उसको कैसे खाओगे। तो बस ऐसा कहना ही था कि बेबी उसको खाने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ लाइला तो काफी ज्यादा डर चुकी होती है। फिर वो बोलती है कि मैं तो काफी ज्यादा जहरीली हूँ, प्लीज मुझे न खाओ, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हारी किसी भी तरीके की मदद कर सकती हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इवल लैंड के अंदर भी पहुंचा सकती हूँ। ऐसी यूजे इवल लैंड का नाम सुनती है वैसी वो बेबी को रोक देती है और उसको बोलती है कि आखिरकार इवल लैंड के अंदर जाने का कौन सा रास्ता है। फिर लैला बोलती है कि सच में आप सबका लक काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप बड़ी ही आसानी से इवल लैंड के अंदर पहुंच सकते हो। फिर जीवन बोलता है कि हमारे पास लार्निन की इवल स्पिरिट है, जिससे कि हम उस जगह पे जा सकते हैं, हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इसकी ऐसी बात सुनकर लाला तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, तो आप यहाँ पे देरी क्यों कर रहे हो, जल्दी से जाओ इवल लैंड के अंदर। तभी लालन बोलती है, मैं तो शुक्र मनाना चाहिए कि बेबी ने तुम्हें नहीं खाया, तो मेरी जबान ऐसे चल ही नहीं पाती। तभी यह उसको चुप करा देती है और उसको आगे बढ़ने का बोलती है। उसके बाद लालियान अपने अम्ब्रेला से स्पिरिट को बाहर निकालती है और आगे भेज देती है। तभी वो थोड़ी देर आगे चलते हैं और वहां पे रुक जाते हैं। तभी जून बोलता है, आखिरकार ये एवल स्पिरिट यहाँ पे रुक क्यों गए। भी उसकी एवल स्पिरिट उसके पास में आ जाती है और उससे बोलती है कि आगे बहुत ही ज्यादा खतरा है। उसके बाद लालियान सभी को बताती है कि आगे बहुत ही बड़ा खतरा है। उसके बाद उसने अपनी एवल स्पिरिट को अपने पास में रख लिया था। उसके बाद वो चलते चलते एक ट्री के पास में आ जाते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। जीवन बोलता है कि लगता है कि हम किसी और गलत रास्ते में आ चुके हैं, तो यहाँ से इवल लैंड जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। फिर लायन बोलती है कि बकवास करना बंद करो, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। फिर जो सभी लोग से बोलती है कि मुझे तो लग रहा है कि इस ट्री के अंदर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वो अपनी पावर को यूज करती है, लेकिन वो अपनी पावर को यूज नहीं
नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पे उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होती है। फिर वो नानजी से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। अभी नानजी सभी लोगों को बताने लग जाता है कि जैसे कोई इविल लैंड होता है उसके आसपास एक एनर्जी बहने लग जाती है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बंदों की एनर्जी वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है और वो अपने पावर का यूज़ नहीं कर पाते। फिर हम दूसरी तरफ लायला को देखते हैं जो कि झाड़े से छुप के उन सभी को देख रही होती है। लेकिन तभी लायला के पीछे कोई एक बंदा आ जाता है जिस चीज़ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है, लेकिन उसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया ही नहीं जाता। दूसरी तरफ हमें भी कुछ ट्री के पास चिपक जाता है और उसके स्मेल करने लग जाता है। फिर लायला बेबी से पूछती है आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। फिर बेबी को बोलता है कि मैंने इस ट्री को सूंघ लिया है, मुझे तो लग रहा है कि ये ट्री में ही कुछ गड़बड़ है। हमारी मास्टर बिल्कुल सही बोल रही है। इतना कहकर उसने उस ट्री पे एक खतरनाक पंच मार दिया था जिस वजह से वहाँ पे एक स्नेक की नींद टूट टूट गई थी और उस स्नेक को पता चल गया था कि मेरे ट्री पे किसी बंदे ने हमला किया है। फिर दूसरी तरफ यूजिया नानजी से कहती है कि ये जगह तो बिल्कुल ही हेवर आलम की तरह ही है। ऐसे ही हम हेवर आलम में पहुंच जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बहुत सारी पेस्ट्रीज खिलाऊंगी। नानजी को कुछ चीज याद आती है और उसके बाद वो उससे पूछता है कि यूजिया तुम्हारे नाम के पीछे याओ आता है, फिर तुम कौन सी याओ है? हेवन के अंदर तुम्हें किस नाम से पुकारा जाता है? अभी यूजिया उसे बताती है कि मुझे लिटिल फेरी याओ के नाम से बुलाया जाता है। हम दोनों पहले भी जेट पवेलियन में मिल चुके हैं। फिर नानजी यूजिया से बोलता है कि तुम्हें भी पता है कि हमारा हेवन के अंदर रिलेशन काफी ज्यादा कमजोर था। हमने अपने लाइफ का सेक्रीफाइस करके मुझे क्यों बचाया? जी की मुझसे ऐसी बातें सुन के तो यूजिया काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो बोलती है कि उस जगह पे मैं काफी ज्यादा वीक थी जिस वजह से मैं आपकी कोई भी उस जगह पे हेल्प नहीं कर पाई थी। जगह पे जो मेरे ऊपर अटैक हुआ था जिस वजह से मेरी जान जाने वाली थी, लेकिन आपने उस अटैक को रोक के मेरी जान बचा ली। इसीलिए मैंने इस चीज का एहसान चुकाने के लिए अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचा। उस जगह पे भी मेरा काफी ज्यादा कुछ मकसद था जिससे मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसी बात सुन के गॉड ऑफ नानजी बोलता है कि आगे से तुम्हें अपनी लाइफ को खतरे में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये ऐसी बात सुन के यूजिया बोलती है कि इस चीज का मुझे कोई भी पता हुआ नहीं है क्योंकि आप हजारों सालों से रैली पैलेस के नंबर 1 गॉड हो। जब आप पहली बार जेट पवेलियन में आए थे तभी भी आप कोई वॉर की सिचुएशन में ही फंसे हुए थे। सो मैं चाहती थी कि मैं वहाँ पे आपकी मदद कर सकूं, लेकिन मैं उस जगह पे इतनी ज्यादा वीक थी कि मैं आपकी मदद भी नहीं कर पाई। जैसे ही वो वॉर खत्म हुआ वैसे ही आप मेरे लिए एक रोल मॉडल बन गए। बात को कहने के बाद ही वो दोनों काफी ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं और वो प्यार भरी नजरों से एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। अभी हम बेबी को देखते हैं जिसकी नाक पे एक बीटल गिर जाती है जिससे कि वो वहाँ पे एक जगह पे चीख देता है और फिर वो बोलता है कि यहाँ पे कोई भी चीखने का इरादा नहीं था। लेकिन तभी बेबी के पीछे लाला को किसी ने पटक दिया था और फिर हम देखते हैं ये कोई और नहीं यूजिया था। इस चीज को देखते ही यूजिया उससे कहती है कि आखिरकार तुम इस जगह पे क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें उसी जगह पे रुकने के लिए कहा था। यूजिया को तो ऐसी बात सुन के चंगू बोलता है आपसे तो एक काम भी ढंग से नहीं हो पाता, मैंने तो इस लड़की को पीछे ही छोड़ दिया था। अभी नानजी उससे पूछता है कि अगर तुम इस जगह पे हो तो तुमने उस बच्चे के साथ क्या किया? लेकिन तभी चंगी उसके पास में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने डीमन सर्वेंट से उसका ख्याल रखने को कहा है। उसके बाद हमें उस बच्चे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक डीमन लेडी उसको कई प्यार से उसको अंगूर खिलाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ वो बच्चा तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो बोलता है गॉड ऑफ वॉर आखिरकार आप कब तक आओगे? वहीं दूसरी तरफ लायला इस मौके का फायदा उठा के वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी जीन उसके गले पे तलवार रख देता है और बोलता है यहीं पे रुक जाओ। तो आखिरकार तुम यहाँ से कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? वो इतना कहते हैं कि तभी वहाँ पे एक ब्लैक सर्पेंट आ जाता है। इस सर्पेंट को देखते ही सभी लोग एक मोड में आ जाते हैं। दूसरी तरफ वो सर्पेंट सीधा यूजिया को अपना पहला निशाना बना देता है कि उस जगह पे यूजिया काफी ज्यादा कमजोर थी, जिसको देखते ही यूजिया काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। वो चिल्ला के कहता है मास्टर जल्दी से वहां से हट जाइए। तो बस ये कह ही रहा था कि तभी गॉड ऑफ वॉर नानजी उसको कमर से पकड़ के अपने सीने में लगा लेता है। सरपेंट के अटैक से उसको बचा लिया था। दूसरी तरफ नानजी ने उसे स्नेक के ऊपर एक तलवार से अटैक करके उसको पीछे फेंक दिया था। साथ ही वो इजी को लेके एक जंप मार के पीछे हट जाता है, लेकिन वो स्नेक तो काफी ज्यादा हरामी था जिस वजह से वो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। लेकिन नानजी भी कहीं कम थोड़ी था, इस वजह से नानजी ने उसके सारे अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर लिए थे और दूसरे दूर हट गया था। लेकिन तभी जीवन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्नेक के पास आके काफी ज्यादा अपने डैगर का यूज करते हुए उसके ऊपर कट मारने लग जाता है। लेकिन इस सब का कोई फायदा हो ही नहीं रहा था क्योंकि उस स्नेक के ऊपर कुछ असर ही नहीं दिख रहा था कि इसकी स्किन काफी ज्यादा
स्ट्रांग थी, इससे कि जीवन का कोई भी हमला उस स्नेक के ऊपर काम ही नहीं कर रहा था। चीज को देखते ही जियांसु भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वो अपने आर्चर स्किल का यूज करते हुए कैरो उस स्नेक के ऊपर कर देता है, लेकिन इससे उस एक्स सर्पेंट को कुछ होता ही नहीं है। इससे कुछ होता तो नहीं है, लेकिन ये स्नेक काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसने अपनी पूंछ का यूज करते हुए बेबी को दूर पटक दिया था। उसको देखते ही लायन अपने काफी ज्यादा स्पिरिट को वहाँ पे समन करने लग जाती है और उसे स्नेक के ऊपर करने के लिए भेज देती है। इन दूसरी तरफ वो ब्लैक सर्पेंट इन सभी स्पिरिट को देख के डरते ही नहीं है, उल्टा वो उन सभी स्पिरिट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। जिसको देखते ही नानजी भी फाइट में उतर जाता है और फिर उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस सर्पेंट पे अटैक करने लग जाता है, जिससे कि हमें उसकी पावर को दिखाया जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा शानदार थे। लेकिन अटैक करने के बाद भी उस स्नेक का कुछ भी नहीं बिगड़ता। इस चीज को देखते ही यूजिया भी अपने हलवेव को बाहर निकाल लेती है। यूजिया की पावर काफी ज्यादा कम थी, जिस वजह से उसका हलवेव काम ही नहीं करता। तैसे न तैसे ही उसका यूज करते हुए उस ब्लैक सर्पेंट को अपने पास से दूर कर देती है। एक अटैक से पता चल जाता है कि ये हेल वेव कोई नॉर्मल वेपन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूजिया उस हेल वेव का यूज करते हुए उस स्नेक सर्पेंट के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से वहां पे काफी ज्यादा धमाका दिखाया जाता है और यूजिया भी काफी ज्यादा कमाल की लग रही होती है। फिर लालियन की नजर चंगू पे पड़ती है, जो कि काफी आराम से वहां पे खड़ा होता है। उसके बाद वो उससे बोलती है कि आखिरकार तुमने उस स्नेक सर्पेंट पे अटैक क्यों नहीं किया। बात सुन के वो ब्लैक सर्वेंट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक का उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। उसके बाद वो यूजिया से बोलता है, देख लिया तुमने अपनी आंखों से, इसीलिए मैं इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। तभी लायन काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है, आखिरकार तुम्हारे इतने ज्यादा हैंडसम होने का क्या फायदा जब तुमसे एक अटैक ही नहीं होता। दूसरी तरफ यूजिया फाइट करते करते एक खाई के नीचे आ जाती है। वो अपने मन में कहने लग जाती है, मेरी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है और मैं इससे फाइट भी नहीं कर सकती हूँ। आखिरकार मैं इस जगह पे करूँ तो करूँ क्या। लेकिन वो स्नेक नानजी को चकमा देते हुए यूजिया की तरफ जाने लग जाता है। इस चीज को देखते ही यूजिया वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक बैरियर बना लेती है, जिससे कि वो इस स्नेक को रोक सके। ये स्नेक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो यूजिया के बैरियर को तोड़ते हुए उसको पहाड़ से नीचे गिरा देता है। जिस चीज को देख के सभी गार्डियंस वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। लेकिन तभी नानजी बिना वक्त गवाए वो इसे छलांग मार देता है और नेक्स्ट सीन में हमें नानजू और रीजो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि यूजो बेहोश होती है। जब यूजो जैसे उठती है और वो अपने को नानजी के बाहों में पाती है, तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और उससे दूर भाग जाती है। और उसके बाद वो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार मैं नानजी के बाहों में कैसे आ गई। और उसके बाद वो नानजी से पूछती है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है। उसके बाद नानजू यूजो को बताता है कि जिस जगह को हम कब से ढूंढ रहे थे वो जगह यही है। तभी यूजो बोलती है, अच्छा, इन देर से जिस जगह को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो जगह ये है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बाकी सब कहाँ है। उसके बाद नानजी उसे बताता है कि जिस जगह पे है हम वो अलग ही स्पेस में है और जिस जगह पे तुम्हारे गार्डियंस है वो अलग स्पेस में है, इसलिए मुझे लगता है कि वो हमारे पास शायद ही आ पाएंगे। नानजी बोलता है कि हमें यहाँ पे किसी बंदे को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे सोल को ढूंढने के चक्कर में हमें काफी ज्यादा घूमना पड़ेगा। उसके बाद वो आगे बढ़ने लग जाता है, जिस चीज को देख के गिरजा तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वो दोनों अकेले ही थे। साथ ही में चंगेज से उसका छुटकारा भी हो गया था। लेकिन तभी वो अपने पीछे एक बड़ा सा गड्ढा देखती है और वो पूछती है, ये बड़ा सा गड्ढा कैसे आ गया। ये इसका जवाब दे ही पाता कि वहां पे एक बीस्ट आ जाता है और वो सीधा ही नानजी के ऊपर अटैक कर देता है। बीस्ट हमला भी नहीं कर पाता, नानजी उसका हवा में मार देता है। यूजर बोलते हैं, लगता है कि आपकी पूरी पावर आपके पास आ चुकी है। अभी हम दो बंदे को देखते हैं जो कि उसी बीस्ट को शिकार करने आए थे, और वो जैसे ही नानजी को देखते हैं वैसे ही वो अपनी पावर को अनलिश करने लग जाते हैं, क्योंकि इस जगह पे गॉड्स का आना मना था और नाजी एक गॉड है। उसने अपनी शक्ल पे नकाब लगा रखा है, उसका नाम यिंगजी है। उसके बगल में मोयन खड़ा हुआ है और साथ ही वो दोनों नानजी को अटैक कर देते हैं, लेकिन नानजी उन दोनों को ही बड़ी आसानी से रोक देता है। साथ ही नानजी ने एक बंदे को तो पहले ही ट्रैप कर लिया था और उसके बाद नानजी दूसरे बंदे के ऊपर आइस क्रिस्टल से अटैक करने लग जाता है और उसके बाद वो उसको भी अपने कब्जे में कर लेता है। और उसके बाद वो दोनों से पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों हो कौन। बात को सुन के यिंगजी बोलता है कि तुम जैसे गॉड को इस जगह पे नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी मोयन बोलता है कि मुझे बस थोड़ी सी और पावर की जरूरत है, उसके बाद मैं इस गॉड को भी हरा दूं। कहकर जो नानजी ने बीस्ट मारा था उसके अंदर से उसकी एनर्जी चुरा लेता है और उसके बाद तभी उसके फेस पे कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं
और उसके बाद वो बड़ी आसानी से नानजी के बैरियर को तोड़ देता है। अभी नानजी शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करते हुए मोहन के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन मोहन भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। तब जो अपनी पावर का यूज करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो अपनी पावर को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रही होती है। और उसके बाद वो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। मिस्टिक फॉरेस्ट में तो अपनी थोड़ी बहुत पावर का यूज भी कर पा रही थी, इस जगह पे तो मैं अपनी पावर का यूज ही नहीं कर पा रही। आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। ऐसा तो नहीं है किसी और तरीके का यूज कर रहे हैं अपनी पावर का यूज करने के लिए। युजियाओ को परेशान और हैरान देखे जो उसकी तरफ देखने लग जाता है, लेकिन तभी मोहन उसके ऊपर अटैक करके बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी फाइट मेरे से हो रही है, तुम वहाँ पे कहाँ देख रहे हो। भाई नानजी ने तो बड़ी आसानी से मोहन को सारे अटैक को डॉज कर लिया था और साथ ही में उसे एक किक को मार के दूर फेंक देता है। मोइन तो हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। वापस से वो नानजी को अटैक तो कर देता है, लेकिन नानजी टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है और उसको वापस से नीचे गिरा देता है। इतने खतरनाक नज़ारे को देख के यूजियो तो वहाँ पे काफी ज्यादा दंग हो चुकी होती है, लेकिन तभी उस धुएं से नानजी बाहर निकलता है और यूजियो को लेके वहाँ से उड़ने लग जाता है। नानजी यूजियो से बोलता है कि तुम अपनी पावर को इस जगह पे यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे गॉड से सभी लोग नफरत करते हैं। तुम अपनी पावर को यूज करोगे तो यहाँ पे तुम खतरे में पड़ जाओगी। लेकिन तभी मोहन भी उस धूल से बाहर निकल जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से दूर भागने की और मुझसे फाइट करो, आखिरकार तुम मुझसे डर क्यों रहे हो। लेकिन तभी इंची का भी बैरियर टूट जाता है, लेकिन तभी नानजी जिया को एक सेफ प्लेस में छोड़ दिया था और बोला था कि यहाँ से जाना मत, और उसके बाद वो उन दोनों से फाइट करने के लिए वापस चला गया था। इंजी ने नानजी के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन नानजी भी कोई कम पावरफुल नहीं होता। वो बड़े ही आसानी से उसके स्वॉर्ड को रोक देता है। समझ जाते हैं कि हम इसे अकेले नहीं हरा सकते, इसीलिए वो दोनों एक साथ नानजी को अटैक कर देते हैं। लेकिन नानजी उनके अटैक को बड़े ही आसानी से रोक लेता है और उसके बाद वो उनसे बोलता है क्या तुम ये फाइट थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये बात सुन के इंजी बोलता है कि हमें किसी भी गॉड से कोई भी बात नहीं करनी है, हम तो बस सीधा गॉड को देखते ही मार देते हैं। तभी नानजी समझ जाता है कि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। उसके बाद वो अपने शॉट को रख देता है। उसके बाद वो अपने हैंड का यूज करते हुए उन दोनों की काफी ज्यादा धुलाई करने लग जाता है और वो काफी गंदे तरीके से पिटने लग जाते हैं। तो मोहन की पावर को सेंस करके काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उसकी फाउंडेशन काफी ज्यादा कमजोर होती है। उसके बाद नानजी ने यिंजी को बड़ी ही आसानी से वहां पे ठिकाने लगा दिया था। बस इस जगह पे बस मोहन ही बचा हुआ था। अभी नानजी सुप्रीम स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए वहां पे काफी बड़े बड़े स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उसके बाद ज्यादा खतरनाक पावर को देख के तो मोहन के फट के हाथ में आ चुकी होती है और वो बोलता है आखिरकार ये नानजी कितना ज्यादा पावरफुल है। मोहन को अटैक लगने वाला होता है कि तभी उसके ऊपर एक जेट पेंडेंट आ जाता है, जिसे देखते ही नानजी अपने अटैक को रोक देता है। उसके बाद वो उस जेट पेंडेंट को अपनी पावर का यूज करते हुए अपने पास खींच लेता है। पेंडेंट को देखने के बाद नानजी उनसे पूछता है आखिरकार तुम्हारे पास मेरे मास्टर का पेंडेंट क्या कर रहा है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम काइसी होता है। लड़की को देखते ही यिंगजी और मोहन काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं मिस आपको आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी उसकी मिस बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। अपनी मिस की बात सुन के वो दोनों शांत हो जाते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ के नानजी से पूछती है आखिरकार तुमने इस सुप्रीम स्वॉर्ड फॉर्मेशन को कहाँ से सीखा। फिर नानजी उसे बताता है कि मैंने ये फॉर्मेशन अपने मास्टर शिवाई से सीखा है। शिवाई का नाम सुनते हुए वो लड़की बोलती है आखिरकार शिवाई कैसा है। इस बात को सुन के नानजी बोलता है आखिरकार मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं, आखिरकार तुम हो कौन, मेरी मास्टर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। अभी वो बोलती है कि तुम्हें ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे मास्टर ने ये जेट पेंडेंट मुझे ऐसे नहीं दिया। तभी नानजी उसको आगे बढ़ के वो जेट पेंडेंट लौटा देता है और बोलता है लगता है आपका मेरे मास्टर के साथ कोई रिलेशन है। अभी ये जेट पेंडेंट मेरे मास्टर ने आपको दिया होगा, सॉरी मैंने आपके साथ ये बदतमीजी की। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे मास्टर के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है कि वो किस जगह पे है। इस बात को सुन के मिस काइसी तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन तभी भागते भागते यूजिया भी उधर आ जाती है। जैसे ही वो यूजिया को देखते हैं वैसे वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं हीवन आखिरकार तुम इस जगह पे क्या कर रही हो। अभी यूजिया उनसे पूछती है कि आखिरकार क्या हम पहले भी तुमसे मिल चुके हैं। फिर मिस काइसी उसके पास में आ जाती है और बोलती है कि शुरुआत में तो तुम हमारे साथ नहीं थी, लेकिन बीच में तुम हमारी टीम में शामिल हो गई थी। बात को सुन के यूजिया तो काफी
काफ़ी ज़्यादा अब हैरान हो चुकी होती है और बोलती है कि आखिरकार मैं इस जगह पे कैसे रह सकती थी? इस जगह पे तो आने कितना ज़्यादा मुश्किल है और मैं इस जगह पे रहती थी। क्या बात कर दी। नानजी मिस काइसी से पूछता है, हीवन तुम्हारे साथ कितने समय से रह रही थी? उसके बाद वो उनको बताता है कि दरअसल हीवन की मेमोरी लॉस हो चुकी है। हम इसी सिलसिले में इस जगह पे आए हुए हैं कि आखिरकार इसकी मेमोरी लॉस कैसे हुई। जी कैसे बात सुनकर तो मिस काइसी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। हीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। तभी मोएन सभी को बताता है कि यहाँ पे एक रेतीला तूफान आ गया है। ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। लेकिन इनको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी मोएन अपनी सीटी मार के वहाँ पे अपने फ्लाइंग बीस्ट को बुला लेता है और वो नीचे भी आ जाता है मोएन के पास। साथ में मोएन ने उसको खाने का भी चीज़ दिया था जिसको खा के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। उसके बाद वो सभी से बोलता है जल्दी से इसके ऊपर बैठ जाओ, बाकी के बाद हमें बाद में करेंगे। उसके बाद वो सभी लोग उस बीस्ट के ऊपर बैठ जाते हैं और उस जगह से वो काफ़ी तेज़ी से भागने लग जाते हैं। अभी यिंगजी बोलता है पता नहीं ये रेतीला तूफान अचानक से यहाँ पे आ कैसे गया। मुझे तो लग रहा है कि ये सारा कुछ इसी गॉड के कारण हो रहा है। जैसे ये गॉड यहाँ पे आया है तब से ये अपने साथ मुसीबतें लेके चल रहा है। उसके बाद सन की मिस कैसे बोलती है कि तुम्हें गॉड ऑफ वॉर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तो नहीं लगता ये किसी भी गलत इरादे से आए हैं इधर। साथ में ये भी बोलती है कि गलती से भी इसके बारे में किसी को बता मत देना और उसके बाद वो नाजी से बोलती है कि तुम अपने डिवाइन पावर का यहाँ पे यूज मत करना। तो इस जगह पे हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है और साथ ही हो सके तो तुम अपना आइडेंटिटी को भी छुपा लेना। सारी बात सुन के नानजी हीवन से बोलता है कि तुम मेरे नाम से इस जगह पे मुझे मत बुलाना, तुम मुझे किसी और नाम से बुला लेना। नानजी की ये बात सुन के तो इजियो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें जैसे इलाही बुलाऊंगी। बात को सुन के नानजी बोलता है ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे उसी नाम से मुझे पुकार लेना। भी एक गुफा में एक बैरियर लगी होती है, उसको पार करके वो उस गुफा में आ जाते हैं और उसके बाद मिस काइसी उनको बताती है कि इस जगह पे नाम गॉड पनिशमेंट डेजर्ट है। यहाँ पे पानी की तो बहुत ही ज्यादा समस्या है और यहाँ पे बारिश नहीं होती बल्कि पर फायर की बारिश होती है। और इस जगह पे जो बैरियर बना रखा है उसको तुमने ही बनाया था। वैली के अंदर आने के लिए तुमने रास्ता इसलिए छोटा बनाया है क्योंकि वैली के अंदर से ज्यादा लोग ना आ सके। हमारी वजह से मुर्गन वैली में सभी लोग काफी ज्यादा खुशी से रहते हैं। मैं तुम्हारे दिल से शुक्रिया करती हूँ। फिर नानजी बोलता है हीवन सच में तुमने पास्ट में काफी ज्यादा अच्छे अच्छे काम किए हैं। फिर मिस कैसी बोलती है कि हीवन तुमने जैसे ही ये बैरियर सेट किया वैसे ही तुम इस जगह से गायब हो गई थी। उस दिन के बाद मैं तुम्हें आज ही इस जगह पे देख रही हूँ। तभी मोइन उनको पीछे मुड़ के बोलता है कि मोइन विलेज के अंदर पहुंच चुके हैं। भी हम नेक्स्ट सीन में सिटी लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड से मिलने के लिए एक बंदा आया था जिसका नाम किन यूं होता है और फिर वो सिटी लॉर्ड से बोलता है इनको अपने बस 10% पावर यूज करनी है और उसके बाद वो बैरियर स्टार्ट हो जाएगा। बैरियर के स्टार्ट होते ही हमारी ये सिटी पूरी तरीके से सेफ हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप इसके बारे में ज्यादा क्यों सोच रहे हो? फिर उसके बाद हमें सिटी लॉर्ड का नाम बताया जाता है जो कि मोचन होता है। लेकिन तभी उस जगह पे मिस काइसी भी आ जाती है और उसके साथ उसके 2 गार्ड भी होते हैं जिसने नानजी के साथ फाइट किया था। अभी उनका सिटी लीडर मोजन बोलता है फाइनली तुम इस जगह पे वापस आए गए, इस हिसाब से तुम्हारा सफर तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। तभी मोहन बोलता है पहले से बहुत ज्यादा मॉन्स्टर कम हो चुके हैं जिस वजह से मैं ज्यादा डेमोनिक एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पाया। ये ऐसी बात सुन के एक बंदा खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो बोलता है तुम ही तो हमारा एक लौता सहारा हो। अगर तुम डेमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो इस तरह से तो तुम्हारी पावर ही खत्म हो जाएगी। तुम डिमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो हमारी सिटी का बैरियर कैसे मजबूत होगा? फिर हमें इसका नाम बताया जाता है जो कि डाजू होता है। डाजू की बात सुन के किन्यू बोलता है डाजू बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी डिमोनिक पावर ही नहीं रहेगी तो उस बैरियर को भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे और जब वो बैरियर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो अपने आप ही इस जगह से हट जाएगा। सभी की ऐसी बात सुन के तो मोयंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है जब से इस गॉड पनिशमेंट डेजर्ट में आया हूँ तब से तुम दूसरों का सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर ही नहीं है कि तुम इस डेजर्ट के अंदर होने वाली मुसीबतों का सामना कर सको। मेरे पास इतनी पावर है कि मैं अपनी पावर को यूज करते हुए उस बैरियर को ठीक कर सकूं, बेशक मेरी इसमें जान क्यों ना चली जाए। इस बात को नाजी और ही बाहर से सुन रहे होते हैं। जो उसकी बात सुन के अपने मन में सोच रही होती है मुझे नहीं पता था कि उसमें इतनी ज्यादा हिम्मत होगी, लेकिन सच में ये डेजर्ट तो काफी ज्यादा खतरनाक है। जाने इस डेजर्ट के चक्कर में इन सभी लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता होगा। ये बाहर भी ये सब कह रही होती है कि तभी मिसकाइसी अंदर बोलती है कि मोहन अपनी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को काफी पावर को अपनी लूज कर चुका है। अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो इस बार तो इसकी जान भी जा सकती है। लेकिन तभी सीट लॉर्ड को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई और भी है जो कि नानजी और हीवान होते हैं। उसके बाद वो अंदर बैठे ही बैठे उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को यहाँ पे
छुपने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो उसकी ऐसी बात सुन के तो डर जाती है और बोलती है कहीं इसने हमारी बात तो नहीं सुन ली। टी-लोड की बात सुन के मोहन बोलता है कि आपको तो पता ही है कि डेजर्ट काफी ज्यादा खतरनाक है। ये दोनों मुझे उसी डेजर्ट में मिले थे, इसीलिए मैं इनको अपने साथ लेके इधर आ गया। इतना वो बोलते हैं कि हीवन और नानजी अंदर आ जाते हैं और हीवन और नानजी को देख के सिटी डॉल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी क्यूनिंग जैसी यूजिया को देखता है वैसे वो सोचने लग जाता है कि मैंने इसको कहीं तो कहीं देखा ही है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये आखिरकार हो है कौन। तभी डाजू अपने मन में सोचने लग जाता है ये तो हीवन है, और उसके बाद वो सभी को बताता है ये तो हीवन है। फिर उसके बाद वो हीवन के सामने आ जाता है और उसके बाद हीवन से बोलता है "क्या तुम इस जगह पे वापस आएगी, लेकिन तुम्हारे साथ ये जो बंदा है वो आखिरकार है कौन? आखिरकार तुम इतने सालों से कहाँ पे थी? हम तुम्हें ढूंढने के लिए काफी ज्यादा कोशिश किए, लेकिन तुम हमें मिली ही नहीं। हम सब एक साथ मिलके यहाँ पे काम कर सकते हैं।" दाजू की ये बात सुन के मिस कैसी बोलती है सर तुम सही समझ रहे हो कि ये हीवा नहीं, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत हो चुकी है। बस कोई भी मेमोरी नहीं है, जिस वजह से इसको याद ही नहीं है कि तुम कौन हो। बेहतर रहेगा कि तुम इसके लिए कोई भी दिक्कत खड़ी ना करो। कैसे की बात सुन के क्यूनिंगो बोलता है बेसिकली इसके पास इसकी मेमोरी नहीं है, लेकिन इसके पास इसकी पावर तो होगी ही ना। अपनी पावर का यूज करते हुए ये इस बैरियर को मजबूत बना सकती है। अगर ये मोइन सिटी के बैरियर को फिक्स कर देती है तो मुझे नहीं लगता कि इसे कोई भी परेशानी होगी। अभी जो है केनियन से बोलती है मुझे माफ कर देना है, क्योंकि इस जगह पे मेरी पावर भी काम नहीं कर पा रही है। जो की ऐसी बात सुनकर केनियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तो क्या तुम इतनी देर से इतने हमारा टाइम पास कर रही थी? लेकिन तभी चारों तरफ से सोल्जर्स हीवन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जिसे देखते ही जी को गुस्सा आ जाता है और वो सभी सोल्जर्स यहाँ पे नारे लगाने लग जाते हैं कि तुम इधर से बाहर निकल जाओ। और इसके साथ ही वो नानजी को ऊपर अटैक भी कर देते हैं। मैं नानजी हवा में उड़ जाता है और उनको हवा में पेल के नीचे फेंक देता है, जिसे देख के तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी एक बंदा एक खाई में गिरने लग जाता है, जिसे देखते ही यूजर अपने पावर का यूज करने की कोशिश करती है। इस बार उसकी पावर यूज हो जाती है और उस फायर वेब से वो उस बंदे को पकड़ लेती है और उसको ऊपर लेके आ जाती है। ऐसी जो अपने हेल वेब का यूज करती है वैसे ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन सभी को पता था कि हेल वेब की पावर काफी ज्यादा है, वैसे वो अभी जो से फाइट भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही वो उस बंदे को सेफली बाहर निकाल देती है। जी इतने सारे तमाशा देख के सिटी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने ग्रेविटी पावर का यूज करते हुए नानजी और हिवन पे अपने ग्रेविटी पावर यूज करने लग जाते हैं। इन नानजी को होते हुए हिवन को कुछ हो ही नहीं सकता था, जिस वजह से नानजी जी अपने पावर का यूज करते हुए सभी के ऊपर एक बैरियर बना देता है, जिस वजह से उनको उस ग्रेविटी प्रेशर से कुछ हो ही नहीं रहा था। ईजा सिटी लॉर्ड से कहती है कि हमें तुम्हारे मामले में घुसने की कोई भी नहीं पड़ी हुई है, हम यहाँ पे अपना सामान कुछ ढूंढने आए हैं। ऐसे ही वो सामान हमें मिल जाएगा, वैसे ही हम इस सिटी को तुरंत ही छोड़ देंगे। अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बच्चा कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने मेरे गिरफ्टी प्रेशर को भी काफी आसानी से रोक दिया। साथ ही में ये बच्चा अपनी पावर का यूज भी कर पा रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे कोई पंगा लेना चाहिए। वो अपने मन में ये सब कह रहा होता है कि तभी उसका बेटा वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद वो सिटी लॉर्ड को अपना फादर बोलते हुए कहता है कि फादर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी उसका फादर उससे बोलता है कि आखिरकार तुम इस जगह पे करके रही हो, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें अपने बॉडी का काफी ख्याल रखना है। तभी वो बंदा बोलता है कि फादर ऐसे मैंने सुना कि हीवन इधर आई है, वैसे ही मैं भागते भागते यहाँ पे आ गया। साथ ही साथ मैंने इन सभी के लिए खाने का भी इंतजाम कर दिया है, मुझे तो बस इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। दूसरे सीन में हमें इन सभी को बाहर दिखाया जाता है और तभी वो बंदा बोल मुझे माफ करना, मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता। तभी जो बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तो आपका थैंक्स बोलना चाहिए, जिसकी वजह से हम वहां से निकल के आ पाए। जी कैसे बात सुन के वो बंदा बोलता है कि आपको पोलैंड होने की भी कोई जरूरत नहीं है। ना कहकर वो इस जगह से जाने लग जाते हैं। अभी जाने से पहले मोहन बोलता है कि तुम्हें अगर इस जगह से बाहर निकलना है तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करूंगा। विजय भी उसके लिए राजी हो जाती है और उसके बाद वो मिस काइसी से पूछती है कि ये व्हील चेयर पे जाने वाला बंदा कौन है। तभी मिस काइसी उसे बताती है कि ये सिटी लॉर्ड का अडॉप्टेड सन का नाम सुयू है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि यूजिया बियॉन्ड वर्ल्ड का नाम सुन के यूजिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलते हैं ये तो फीमेल गॉड ऑफ वॉर थी, और मैंने तो सुना था कि उसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जीयू के साथ हुआ था। अभी नानजी बोलता है कि आंटी प्लीज मुझे माफ कर देना,
मिस कैसे बोलती है कि ये तो बड़ों का मैटर है, इसमें तुम्हें कुछ भी बीच में आने की जरूरत नहीं है। अगर इस बार तुम्हारे मास्टर इस वर्ल्ड में आ गए तो मैं इस जगह से उनको जाने ही नहीं दूंगी। नानजी बोलता है कि मेरी आंट जब इस जगह से गई थी तो मेरी आंट काफी ज्यादा गुस्सा थी। तभी मिस कैसी पूछती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नानजी बोलता है कि इस बारे में तो मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, जितना मुझे पता है उतना मैं बता देता हूँ। मेरी आंट और मेरे मास्टर के बीच अनबन हो गई थी, जिस वजह से मेरी आंट और उसके बाद उन्होंने हेवन को भी छोड़ दिया। उसके बाद हमने उनको कभी भी नहीं देखा, और उन्होंने जैसे ही हेवन को छोड़ा था वैसे मुझे ये भी नहीं पता है कि वो मर गई है कि जिंदा है। इस बात को सुन के मिस काइसी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद मिस काइसी उन दोनों को बैठने का इशारा करती है और उसके बाद वो दोनों भी जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद मिस काइसी यूजर से बोलती है कि नानी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी है। तुम्हारी मेमोरी को वापस लाने का एक तरीका है, क्यों ना मैं तुम्हारी पास्ट की बातों को तुम्हें दोबारा से रिपीट करवाऊं, फिर तुम्हारी खोई हुई मेमोरी वापस से आज मेरी आ जाएगी। तभी यूजियो नानजी की तरफ देखने लग जाती है। तभी नानजी टेलीपैथी के से यूजियो को बोलता है कि जो ये कह रही है वैसे ही तुम करो। इस बात को सुन के यूजियो भी उनकी बात के लिए मान जाती है। तभी मिस काइसी उन्हें बताती है कि मुझे पहली बार इस डेजर्ट के बाहर मिली थी, जहाँ पे कि तुम काफी ज्यादा घायल भी थी और काफी ज्यादा एडजस्ट हो चुकी थी। तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि तुमने काफी ज्यादा फाइट की है, जिस वजह से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कम हो गई है और तुम वहीं पे बेहोश हो गई थी। लेकिन मेरी नजर तुम पे पड़ गई, जिस वजह से मैं तुम्हें इधर लेके आ गई। साथ ही में मैंने तुम्हारा इलाज भी कर दिया था, लेकिन होश में आने के बावजूद भी तुम हमसे कोई भी बातचीत नहीं करना चाहती। साथ ही में हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, जिस वजह से तुम कंफर्ट हो सके, लेकिन तुम उस जगह से भाग गए। साथ ही में हमने तुम्हारे दोस्त को भी तुम्हारे साथ ही लाए थे, जिसका नाम सॉन्ग था। ये जो हम मिस से पूछती है कि अभी आपने सॉन्ग का नाम लिया था, कहीं वो फीमेल जनरल मिस काइस सॉन्ग तो नहीं? ने बिल्कुल सही कहा। मिस काइस उसे बताती है कि वो सॉन्ग तुम्हारे भागने की खबर सॉन्ग को पड़ी, वैसे ही वो तुम्हारे को बचाने के लिए जाने वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। उसके बाद मैं खुद तुम्हें ढूंढने के लिए चली गई। फिर थोड़ा सा सफर करने के बाद तुम मिल भी गई थी, लेकिन साथ ही में वहाँ पे हमारे ऊपर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था, जिस वजह से तुम काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। साथ ही में हम दोनों घायल होने की वजह से सॉन्ग ने हमारा इलाज किया था, और इसी की वजह से तुम हमारे इतने ज्यादा करीब आ। फिर तुम वापस से यहाँ से भाग चुकी थी, और जब तुम वापस आए तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, और साथ ही साथ तुमने इस मोहन सिटी पे काफी ज्यादा खतरनाक बैरियर को भी लगा दिया था। और उसके बाद जब से तुमने वो बैरियर सेट किया, वैसे ही तुम उस जगह से चली गई, और उसके बाद मैं तुम्हें आज ही देख रही हूँ। नानजी मिस काइसी उससे पूछता है कि आप मुझे बता सकती हैं कि इसकी पावर इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई थी? मिस कैसी बोलती है कि इसके बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई थी। नानजी मिस कैसी से पूछता है कि आखिरकार सॉन्ग कहाँ पे है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन इस बात को सुन के तो मिस कैसी वहाँ पे कुछ बोलती ही नहीं है, और एक जगह पे फ्रीज हो जाती है। उनकी खामोशी देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि इस सॉन्ग के साथ क्या हुआ होगा। नानजी बोलता है इसका मतलब सॉन्ग स्टार बन चुकी है, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि अगली जिंदगी में उनकी कोई भी दिक्कत ना हो। बात सुन के मिस कैसी उसको थैंक्स बोलती है, और उसके बाद नानजी उनको पूरी बात बताते हुए बोलता है कि हम यहाँ पे हीवन की पूरी सोल्स ढूंढने के लिए आए हैं। इस हिसाब से हीवन की पहली सोल इस मोहन सिटी में ही है। मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी चीज स्ट्रेंज लगी? हम एक जगह से हजारों साल से पीने का पानी लेते आ रहे हैं, लेकिन कुछ सालों में वहाँ का पानी काफी ज्यादा कम हो चुका है, पता नहीं वहाँ पे क्या हो चुका है। इस चीज से ह्यूमन का कोई रिलेशन तो नहीं है? नानजी बोलता है कि मैं पक्के तौर पे तो नहीं बता सकता कि ये ह्यूमन के सोल की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। मिस कैसे बोलती है तो ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह ही उस पीने की जगह पे ले चलूंगी। यूजा बोलती है कि मिस कैसी मैं चाहती हूँ कि जैसे हम इस डेजर्ट से बाहर निकलने का रास्ता खोज ले, तो उसके बाद आप भी हमारे साथ निकल पड़े। उनको एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। तभी मिस कैसी उन्हें बताती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये आग की बारिश है। नहीं तो बस ये एक ही बार आती थी, लेकिन ये तो अब कभी भी मन मर्जी से आ जाती है। लेकिन तभी हम वहाँ पे एक लाइटनिंग को देखते हैं, जिस चीज को देख के मिस कैसी बोलती है कि लगता है कि मोयन अपना काम करने में लग चुका है, प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करने में लग चुका है। वहीं पे जो सिटी में रहने वाले लोग थे, उस आग के बारिश को देख के यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी हम उस आग के बारिश को देखते हैं, जो कि सिटी के बैरियर के और काफी खतरनाक तरीके से अटैक हो जा रहा होता है। हम देख ही पाते हैं कि वो बैरियर लगता है कि ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, इसीलिए सिटी को लोगों को अंदाजा था कि ये नहीं टिक पाएगा, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। नानजी, हीवन और मिस कैसी उस अल्टार के तरफ जाने लग जाते हैं। हमें मोयन का सिंह दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो अपनी पावर को
को एक क्रिस्टल में डाल रहा होता है और उस बैरियर को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। ये हमें सिटी लोड को भी दिखाया जाता है जो कि दूरी खड़ा रहता है। तभी वो देखता है कि नानजी, मिसकाइसी और हिवान एरहार की तरफ आ रहे हैं। भी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम यांगजी होता है और उसके बाद वो हिवन के ऊपर रख देता है और बोलता है तुम में से कोई भी आगे मत बढ़ना। के बाद वो अपनी गाथा सुनाने लग जाता है कि मैं यहाँ पे हजारों सालों से कैद हूँ, कि कोई भी गलती नहीं थी। उसकी बात सुन के तो यूजा को भी थोड़ा सैड फील हो रहा था, लेकिन तभी नांजी उसके सामने आ जाता है और उस बंदे से बोलता है तुमने कोई ना कोई तो गलती की होगी जिस वजह से तुम इस जगह पे इतने सालों से यहाँ पे कैद में। जैसे लोगों को लालच की वजह से यहाँ पे तुम्हारा पूरा क्लैन सफर कर रहा है, तुम्हें सजा मिली है तो तुम्हें वो सजा पूरी करनी चाहिए। जी यहाँ पे ये सब ज्ञान की बातें कर ही रहा होता है कि तभी यूजा उस वहीं की हेल्प करने के लिए वहाँ पे चली जाती है और अपनी एनर्जी भी उस क्रिस्टल में डालने लग जाती है। हाँ जी, मिस कैसी से बोलता है कि यहाँ पे और बंदी क्यों नहीं है। तभी मिस कैसी उसे बताती है कि यहाँ पे अभी हमारा सीन शिफ्ट मोहन की तरफ हो जाता है और मोहन हीवन से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया मदद करने के लिए और मेरे लिए समय निकालने के लिए। इतना कहकर वो वहाँ पे काफी खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए क्रिस्टल में अपनी एनर्जी डालने लग जाता है, जिस वजह से वो बैरियर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इस वजह से मोहन की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। वह यूजर के ऊपर गिरने वाला ही होता है कि तभी नानजिस को अपनी पावर से बीच रास्ते हवा में ही रोक लेता है। मयांक को उसने जूई को हाथों में रख दिया था। तभी नानजी यूजियो की तरफ आने लग जाता है और उसके बाद वो यूजियो के पास आके बोलता है कि नरम दिल ज्यादा अच्छा नहीं होता। बात को सुन के यूजियो थोड़ा उदास हो जाती है और वो बोलती है कि मैं अब से सिटी के मामले में अंदाजी नहीं करूंगी। मिस कैसी मयंक को हील करने लग जाती है और बोलती है कि इस अल्टार में अपनी पावर को लगाने के वजह से इसकी बॉडी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। साथ में जो उसकी इनग्रेडिएंट्स है वो भी काम नहीं कर रही है। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। ये जब मिस कैसी से बोलती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस बात को सुन के मिस कैसी वहाँ पे एक फ्रेंड बिस्ट को बुला लेती है और फिर वो तीनों उस पर बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। सिटी लोड ये सब देख के वो भी उस जगह से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है। मून सिटी का लॉर्ड उस बंदे को ग्रीट करते हुए बोलता है जैसे आपने बताया था वैसे ही इस जगह पे हुआ है, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि जैसे ही आपकी बारिश खत्म हो जाएगी वैसे ही आप उस फॉर्मेशन को हटा देना। इस बात को सुन के वो बंदा भी एग्री करता है। दूसरी तरफ मिस काइसी उनको पीने वाले पानी की जगह पे लेके आ चुकी थी, जगह से इनको पीने का पानी मिलता था। लेकिन जैसे ही वो उनको जगह दिखाती है वैसे ही हम देख पाते हैं कि वो जगह पूरी तरीके से बंजर हो चुकी है। मिस कैसी बताती है कि इसी जगह पे पहले बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से पानी आता था। अभी नानजी बोलता है कि यूजर तुम्हें नीचे जाके चेक करना चाहिए कि इसमें क्या। के बाद यूजर भी नीचे आ जाती है और अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे जितनी भी जगह होती है उन सभी को एक्सचेंज करने लग जाती है। लेकिन उसे अभी भी अपने सोल का एक भी वंश नहीं मिलता है। मतलब वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस जगह पे तो मेरी सोल है ही नहीं। अभी नानजी यूजर से बोलता है कि अगर इस जगह पे तो हमारी सोल नहीं है तो हमें किसी और जगह पे तुम्हारी सोल ढूंढनी चाहिए। ये जो मिस कैसी से पूछती है कि मिस कैसी यहाँ पे कोई और जगह है जहाँ पे कि मैं अपने सोल का टुकड़ा ढूंढ सकूं। अभी मिस कैसी बोलती है कि हम पहले ही रूल तोड़ करके इस बंद जगह पे आ चुके हैं तो इसीलिए हमें कहीं और जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। भी मिस कैसी बोलती है कि इस जगह पे एक लेक भी है जहाँ पे कि मुझे नहीं पता कि क्या है। लेक के अंदर एक अलग ही दुनिया है। इस बात का पता चलते ही इस टुकड़ी लेके इस लेक में चले गए, लेकिन जब मैं इस लेक में गई तब के अंदर से हमें कुछ भी नहीं मिला। नानजी बोलता है कि मिस कैसी जब आप उस लेक के नीचे गई थे तो आपको वहाँ पे कुछ अजीब लगा था क्या। तभी मिस कैसी उसे बताती है कि जब मैं उस लेक में गई थी तब के अंदर से मुझे पूरा चांद दिखाई दे रहा था। यह बोलती है कि मुझे लगता है कि इस जगह पे पूरा चांद निकलेगा तभी इस लेक में जाने का सही समय होगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके ऊपर से फ्लाइंग क्रीचर से उड़ के जा रहे होते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में हमें युग दिखाया जाता है जो कि यंग की देखभाल कर रहा था। हम यमजी को देखते हैं जिसके हाथ में एक स्पिरिचुअल हब होता है। वो बोलता है कि सुई उस हर्ब को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। तभी वो देखता है कि सुई खिड़की के पास खड़ा है। उसके बाद वो उसको आवाज लगाने वाला ही था कि तभी उसको सिरिलोड वहां पे दिख जाता है, इसीलिए वो उसको आवाज नहीं लगाता, उनकी बातें सुनने लग जाता है। तभी सीयू बोलता है कि मैं इस काम के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट हूँ। तभी उसके फादर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो। इन्हें लगता है इस फैसले से सभी लोग खुश होंगे इसीलिए, लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हारा अल्टार पे वेट करूंगा।
स्टार का नाम सुन के तो यूजी को कुछ याद आ जाता है और वो बोलने लग जाता है कि दो बंदे बात कर रहे थे। हमारे इस डेजर्ट में एक फॉर्मेशन मास्टर आया है जिसने हमें बताया था कि 10% की आबादी को सेक्रीफाइस करने की वजह से हम इस यहाँ से निकल सकते हैं। चीज को याद करने के बाद तो यूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं हम दूसरी तरफ मोयान को देखते हैं जो कि एक सपना देख रहा होता है जिसमें कि वो अपने भाई जैसे दोस्त सुयू को बोलता है कि जब मेरे पास बहुत ही ज्यादा पावर आ जाएगी तब मेरे फादर मेरे से खुश रहेंगे। मेरे पास बहुत ज्यादा पावर हो जाएगी तब मैं गॉड से जाके फाइट करूंगा और अपनी ट्राइब को लीड करूंगा। सीयू बोलता है इससे पहले तो तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। फिर उसको अपना दूसरा सपना भी आ जाता है जिसमें कि दिखाया जाता है कि मोंग ने अपनी सिटी में ही काफी ज्यादा तबाही मचा रखी है, अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया था जिस वजह से वो एक मॉन्स्टर बन चुका था। तभी उसका ब्रदर जियो उसके पास में आके उसको एक पंच लगा देता है। मोयांग उसकी गुद्दी से पकड़ के बोलता है कि मोयांग जल्दी से अपने होश में आओ। दूसरी तरफ मोयांग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, यू के हाथ से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने विलेज के लोगों को देखता है वैसे ही वो शांत हो जाता है। तभी सीयू के सीने में किसी ने स्वॉर्ड घुसा दिया था और इसी के साथ उसका सपना टूट जाता है। तो जैसे ही होश में आता है वैसे ही वो आसपास सुई को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे सुई आसपास में नहीं मिलता। तो जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वैसे ही उसे सुई मिल जाता है। उसे देखने के बाद उसको काफी ज्यादा तसल्ली होती है। उसके बाद वो जैसे ही बैरियर को देखता है और फिर वो बोलता है कि ये बैरियर तो काफी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। तभी वहाँ पे इजियो आ जाती है और उसके बाद वो बोलती है फिर मोहंग हमें शिकार के लिए चलना पड़ेगा जिससे कि आपकी पावर बढ़ सके। इस बात को सुन के तो वो उनके पास तुरंत ही चला जाता है और उसके बाद भी उसे कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें यहीं पे मिलूंगा। यहाँ से जाते ही वहाँ पे शिव के पास दो गार्ड आ जाते हैं जो कि इसको अल्टार के पास लेके जाने वाले थे। इस सीन में हम यूजा को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि हम 2 दिन में यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। भी मोयांग एक जेट प्लेनेट पकड़ते हुए सोच रहा होता है कि काश ये खुशखबरी मुझे जल्दी से मिल जाए। वहीं यंगजी अपने मन में सोच रहा होता है जैसे ही हमें रास्ता मिल जाएगा वैसे ही मैं ब्रदर तुरंत ही ब्रदर सुयू को बता दूंगा जिससे कि उनको अपना सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। भी यूजा यहाँ से वहाँ देखने लग जाती है और नांजी से पूछती है कि हम किस जगह पे आ चुके हैं। इस बात को सुन के नांजी बताता है कि हम गॉड पनिशमेंट डेजर्ट के बिल्कुल ही सेंटर में आ चुके हैं। भी मोयांग बोलता है कि हमें तो यहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर मिलेंगे और तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं जो कि काफी अलग अलग प्रजाति के होते हैं और हमें एक ड्रैगन को भी देख पाते हैं। वहीं हमें नेक्स्ट सीन में अल्टार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक बुढ़ा एक रिचुअल कर रहा था। वहीं हम सुयु को देखते हैं जो कि एक पालकी में होता है और वो काफी ज्यादा शांत लग रहा होता है। उस जगह पे रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है, वहाँ पे के साथ ही सुयु के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। फिर हम मिस काइसी को देखते हैं जिनको कि पता चल गया था यू का सेक्रीफाइस होने वाला है। इस वजह से वो काफी तेजी से उसके तरफ आने लग जाती है, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही दो गार्ड उनको पकड़ लेते हैं। के बाद मिस काइसी दूर से ही सुयु को बोलती है सुयु ऐसा मत करो। मिस काइसी को व्यू देख लेता है और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। लेकिन इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, इसीलिए वो इस रिचुअल को स्टार्ट करने के लिए बोल देता है कि वो अपने भाई मोयो को बचा सके। भी हम देखते हैं कि उसे एक खास तरीके का हेलमेट पहना दिया गया था। भी हम मोयान और यंगजी को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर को काफ़ी खतरनाक तरीके से मार रहे होते हैं। साथ ही में हम देख पाते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं जो कि अपने डार्क एनर्जी से ही चल रहे थे, लेकिन उनको भी वो काफ़ी आसानी से मार दे रहे थे। वहीं हम देख पाते हैं कि वो लगातार ही लड़ने में व्यस्त हो चुके थे और वो काफ़ी तेज़ी से मॉन्स्टर को मारे ही जा रहे थे। जी तो अपने स्पेयर का यूज़ करते हुए मॉन्स्टर को मार ही रहा था, लेकिन मोयन तो भाई अपने बस हाथों से ये मॉन्स्टर को किल के पैकिंग जा रहा था। इस चीज को देख के यूजा नानजी से पूछती है कि क्या हमें भी नीचे चलना चाहिए, लेकिन वो तभी चुप हो जाती है और वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैंने जी के लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती। मैंने पहले भी मोया की मदद की थी जिस वजह से नानजी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए मुझे इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। तभी नानजी उसको अपनी पावर दे देता है। तभी नानजी बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानता हूँ कि तुम कमजोर हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तलिस्मान देना चाहता हूँ। और वो तलिस्मान उसको दे देता है और बताता है कि जब भी तुम्हारी जान खतरे में हो और उस जगह पे मैं ना हूँ तो इसका यूज करते हुए तुम उस जगह से भाग सकती हो। के बाद तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत ही जंप कर देती है, लेकिन नानजी तो उसको स्वॉर्ड भी देना चाहता था, लेकिन वो उसके स्वॉर्ड नहीं दे पाता है।
उसके बाद वो अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक ट्री को क्रिएट कर देती है। ये ऐसी पावर देख के तो यंगजी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलते हैं कि ये क्या पावर हीवन की है। मोहन बताता है कि नहीं, ये हीवन की पावर नहीं है, ये तो नानजी की ब्रेथ लग रही है। यंगजी बोलता है कि आखिरकार ये गॉड हमारी हेल्प क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ यो अपने पावर का यूज करते हुए एक हॉर्स क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो हॉर्स क्रिएचर यूजर के पेड़ से काफी आसानी से छूट जाता है और वो उस जगह से गायब हो जाता है। तभी यूजिया सोचने लग जाती है कि आखिरकार वो हॉर्स कहाँ गया। लेकिन तभी वो हॉर्स उसी के पीछे आ जाता है और उस हॉर्स को देख के अपने सामने वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो नीचे गिर जाती है। पीछे पीछे हॉर्स भी कूद जाता है, लेकिन तभी नानजी उसको दो टुकड़ों में बांट देता है। उसके बाद नानजी काफी आसानी से यूजिया को भी पकड़ लेता है। फिर नानजी उसको लेके कहीं पे जाने लग जाता है और वो अपनी रफ्तार भी बढ़ा लेता है, लेकिन तभी उसके ऊपर काफी ज्यादा मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। लेकिन नानजी अपने शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके सभी मॉन्स्टर को काफी आसानी से मार देता है। फिर यूजिया नानजी से बोलती है, सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, फ्यूचर में तुम्हारी तरह ही पावरफुल बनना चाहती हूँ। और उसके बाद वो नानजी के स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लग जाती है। वो काफी ज्यादा मॉन्स्टर को मारने लग जाती है और उसको मॉन्स्टर को मारने में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। वहीं पर यंगजी और मोयन ने भी काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया था और यंगजी बोलता है कि आज तो हमने काफी ज्यादा मॉन्स्टर को मार दिया। तभी मोयन एक मॉन्स्टर की बॉडी से उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। बोलता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि आज हम इतने सारे मॉन्स्टर को मार डालेंगे। लेकिन तभी यूजे और नानजी भी उनके पास में आ जाते हैं। अभी मोयन, नानजी और जी आपकी ही वजह से हम इतने सारे मॉन्स्टर को आज मार पाए हैं, आपका थैंक्स। उसके बाद यिंगजी भी उनका शुक्रिया करने लग जाता है। तभी जो उधर कहने लग जाती है कि मैंने तो अभी यहाँ पे कुछ एफर्ट भी नहीं किए हैं। बोलती है कि सारा काम तो इस नानजी ने किया है। अभी यिंगजी आगे आते हुए बोलता है, यूजो तुम्हें इतना ज्यादा हम्बल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमने भी देखा है कि तुम काफी ज्यादा बहादुरी से इन मॉन्स्टर को मार रही थी। इस बात को सुन के यूजियाओ, सच में मैंने इतना अच्छा काम किया है। बात को सुन के यिंगजी उसके पास में आ जाता है और बोलता है, तुम्हारे मैन के वजह से ही हम इतने सारे मॉन्स्टर को मार पाए, अगर वो इस जगह पे नहीं होता तो हम इतने सारे मॉन्स्टर को कभी भी नहीं मार पाते। इस बात को सुन के तो यूजो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। अभी यिंगजी उसकी टांग खींचते हुए कहता है कि तुम्हें इतने ज्यादा शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें भी पता है कि तुम जिससे कितना ज्यादा प्यार करती हो, ये सब हमें दिखता है। बात को सुनकर तो यूजर भी जगह पे काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और वो यूजी को मारते हुए बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तब ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी मोहन को उस जगह पे पेन होने लग जाता है। तभी यूजी उसके पास भाग के चला जाता है। मोहन ने अपने पावर को कंट्रोल में कर लिया था। नानजी बोलता है कि हम इस मॉन्स्टर को कब तक मारेंगे, शायद ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तभी मोहन बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हमें ये काम करना पड़ेगा। ये अगर हमें जिंदा रहना है तो इनको तो मारना ही पड़ेगा। शायद हमें इस बैरियर से कल तक बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। जो इससे आगे सफर होने वाला है इस डेजर्ट से तो कम ही खतरनाक होगा। कि ऐसी बात सुनकर तो यंगजी उससे बोलता है कि क्या हो, हमें वो बैरियर का रास्ता मिले ही ना, क्या पता हम जैसे ही इस बैरियर से निकले वैसे ही हमें भयानक से कुछ मिले। पता इस बैरियर से निकलते ही वहाँ पे कुछ खतरा हो, इसीलिए हमें वहाँ पे किसी और लोगों को भेज देना चाहिए। वैंग उसकी ऐसी बकवास सुन के तो उससे पे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें पता भी है कि तुम इस जगह पे क्या बोल रहे हो। यिंगजी बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, हम ये सब नहीं करेंगे तो इससे तो हमारी जान भी जा सकती है। ऐसी बात सुन के तो मयंक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसको एक मुक्का मार देता है और फिर वो उससे बोलता है कि यिंगजी मैं भी जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, वैसे तुम ये बकवास रद्द करना। मैं उसके बाद वो यिंगजी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि यिंगजी मैं अपने ट्राइब के किसी भी बंदे को सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात अच्छे से समझ गए होगे। भी यिंगजी बोलता है कि ब्रदर मोयांग, मैं आपको कुछ बताना चाहता था, ये बात उधर जियो के बारे में है। लेकिन तभी वहाँ पे एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिक्चर लाइट आसमान में जाने लग जाती है और वहां पे जमीन हिलने लग जाती है। येलो लाइट थी वो अल्टार की तरफ से आ रही थी। तभी इंग्जी बोलता है, ये कैसे हो सकता है, ये इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गया। बात को सुन के तो मोयांग का दिल धक धक करने लग जाता है। वो उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, आखिरकार तुम्हें क्या पता है, जल्दी बताओ। ये हमें अल्टार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सुयु अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर रहा था। इसी से तो हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।